Hello and welcome to Alvistech. Session start करते हैं webinar. Today's session is regarding cloud computing and AWS. इसमें हम लोग सबसे पहले मैं आपको first of all अपना introduction करवा दूंगा and then we will start the discussion related to cloud computing. What is cloud computing? First we will discuss what is the main purpose of the cloud computing, and then we will move on to the AWS because the main topic and main discussion today is related to AWS. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना अच्छा मुझे पहले वॉइस की कंफर्मेशन आप लोग सिर्फ एक दे देंगे. यू हैव अ माय स्क्रीन एंड माय वॉइस इज क्लियर नाउ. आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है सर. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. परफेक्ट. ओके, so first of all I will introduce myself. My name is Usman and I'm cloud computing and DevOps trainer at Albistech. And professionally, I'm working as a staff DevOps engineer, and I have around 2 to 3 different clients related to AWS and DevOps. So major मेरा जो experience है वो IT से related है. I have transformed myself 3 years back. मैंने अपने आप को जब fully transform किया था towards AWS and DevOps, and it was my greatest and biggest I think achievement जो मैंने की थी कि वो मेरी certification. And then I have properly transformed my career to DevOps, and alhamdulillah it's successful as well. So इससे अभी जो मैं currently काम कर रहा हूँ, I have a clients जिनमें AWS की migrations भी मुझे करनी होती हैं cloud computing से related, and DevOps में CI/CD pipelines, and these are the things which I have performed in my jobs. So जो आज का जो टॉपिक है वो मेनली तो AWS है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग. सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है. टेबल ऑफ कंटेंट में हम सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग को देख लेते हैं, उसके बाद AWS को देखेंगे. AWS exactly what is the AWS and why we are using the AWS. AWS मार्केटप्लेस क्या है इस टाइम, AWS की सर्टिफिकेशंस AWS कौन-कौन सी ऑफर कर रहा है मार्केट की. approximately it's not a exact figure, but we will discuss the market salaries just to boost yourself, आपको ताकि मोटिवेट किया जा सके कि आप लोग जो है वो लर्न करें और जंप इन करें. एंड इट्स वेरी इजी एंड दिस इज द मेन सेशन. इट्स जस्ट अ नॉलेज शेयरिंग सेशन जिसमें आपको मैं मोटिवेट करूंगा इस चीज के लिए कि कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग में जंप इन कर सकता है, एंड व्हाट यू कैन अचीव if you jump into the AWS or any other cloud as well. So what the main reason. मैं कुछ कोर्सेज भी पढ़ाता हूँ, मैं वो भी डिस्कस करूंगा, उनके बारे में बताऊंगा. उसके बाद फिर अपने प्रोजेक्ट्स डिस्कस करूंगा. हमारी सक्सेस थोड़ी सी डिस्कस मैं करूंगा कि जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफाइड हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. और द मेजर जो पार्ट होगा वो होगा AWS की कोर सर्विसेज का. AWS की कौन सी सर्विसेज AWS ऑफर कर रहा है, व्हाट वी कैन अचीव विद दीज सर्विसेज. और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे. अगर आप लोगों का सेशन के दौरान भी कोई क्वेश्चन हो, सो आई विल अप्रिशिएट कि अगर आप जो है वो मुझे चैट में जो है वो अपना क्वेश्चन जो है वो टाइप कर दें, देन आई विल डिस्कस एंड आंसर इट at the end of the session. So first of all we will start what is the cloud computing. मैंने ये एक सर्विस या एक कह सकते हैं स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ पर लगाया. द मेन रीजन इज दैट कि सबसे पहले इस चीज को फोकस करना है, देखना है कि एग्जैक्ट व्हाट वी अचीव with the cloud computing. I have shared my previous experience as well. I was working in Zong in 2013, जहाँ पर मैंने अपने हाथ से जो है वो रैक्स में सर्वर्स बल्कि पहले तो मार्केट से परचेज भी किए हुए हैं, क्योंकि जब हम इनिशियली अपना कैरियर स्टार्ट करते हो तो आपको सारे काम करने पड़ते हैं. तो हम सर्वर्स परचेज करते थे, देन वी विल शिप करवाते थे उसको डेटा सेंटर्स के अंदर, देन रैक्स को सेटअप करवाना, रैक्स के अंदर उनको रखना, केबलिंग करना, पैचिंग करना, ड्यूल पावर सप्लाईज, ड्यूल इंटरनेट कनेक्शंस, ड्यूल आपकी जो है वो सर्वर्स जो है वो आप मेंटेन करते हो. और हर चीज इसलिए ड्यूल रखी जाती है जस्ट फॉर द रिडंडेंसी पर्पस, एंड इट्स टेक अराउंड 15 to 20 डेज सेशन जिसमें हम पूरा एक रैक जो है वो रेडी करते थे. फिर उसके बाद आपने ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल करना है, एंड देन यू कैन एबल टू इंस्टॉल योर एप्लीकेशन एंड मूव ऑन. So all of these things are the combination of the headache जो के किसी भी डेटा सेंटर मैनेज करने वाली या किसी भी ऐसी कंपनी को जिनके अपने ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर्स हैं, उनको ये सारे प्रोसेस से गुजर के वो अपनी एप्लीकेशन को होस्ट करने के काबिल होते थे. लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर आपकी जो मेजर चीज है जिसकी जो निग्लेक्ट नहीं की जा सकती वो ये है कि आप अपने करंट
जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, जो भी आपकी जो आप जिनको सर्विसेज प्रोवाइड करें, आप उनके अकॉर्डिंगली अपना एक एस्टिमेट लगाते हैं कि यार आई थिंक 10 सर्वर्स इज इनफ फॉर टू मैनेज ऑल ऑफ माय क्लाइंट्स। अगर आपके क्लाइंट्स आफ्टर 1 वीक जो है वो इंक्रीज हो जाए या 1 वीक वो डिक्रीज हो जाए, सो देन आप क्या करेंगे? यानी कि अगर आपको जो है वो एकदम से अपने इसी करंट इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से क्रिएट करना पड़े या इंक्रीज करना पड़े, तो आप फिर 15 डेज स्पेंड करेंगे या 20 डेज स्पेंड करेंगे, उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी भी यूटिलाइज हो रही होगी, और उसके बाद फिर आप उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को वन टाइम कॉस्ट जो है वो बियर करके आप उसको सेटअप करेंगे। एंड इमेजिन अगर आपका वो क्लाइंट चला जाता है या आपके वो कस्टमर्स चले जाते हैं, तो क्या होगा? आपकी वो इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगी, आपके वो सर्वर स्टॉप हो जाएंगे, वो आप उनको क्या नाम है, आपको बंद करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, दीज आर वेरी वेरी स्मॉल फैक्टर्स जो कि किसी क्लाउड कंप्यूटिंग को डिफाइन कर सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग ने हमें क्या बेनिफिट दिया है। सो मेजरली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। अगर मैं डेटा सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करूं, सिक्योरिटी इज अ मेन पर्पस, मेन कंसर्न है जो कि डेटा सेंटर्स का होता है। फिजिकल सिक्योरिटी भी एंड वर्चुअल सिक्योरिटी जो कि आपके सर्वर्स लेवल पे भी होती है, और फिजिकल सिक्योरिटी जो कि डेटा सेंटर की सिक्योरिटी होती है। डेटा सेंटर की बिल्डिंग की मैनेजमेंट, उसके बाद कूलिंग फैक्टर इज द मेन फैक्टर, जिसके बाद क्योंकि सर्वर्स जो इंस्टेंसेस या सर्वर्स आपके वहां पर लगे होते हैं, उनकी कूलिंग फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि अगर सर्वर्स हीट अप हो जाए तो वो ना सिर्फ अपने आप को बल्कि दूसरे मशीन्स को भी जो है वो इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो कूलिंग इज अ मेन फैक्टर, और कूलिंग के अलावा इंटरनेट इज अ मेन फैक्टर, पावर इज अ मेन फैक्टर, बैकअप्स आर मेन फैक्टर्स। तो बहुत सारे फैक्टर्स के बाद आप एक सर्विस जो है वो डिलीवर करने के काबिल होते हो, और उसके बाद अगर आपको इंक्रीज और डिक्रीज करना पड़ जाए तो भी आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। लाइक अगर आपकी सपोज दैट कि मैं कहता हूँ कि आपकी ट्रैफिक जो है, वेब ट्रैफिक की मैंने एग्जांपल इसीलिए डाली थी कि वेब ट्रैफिक, सपोज दैट कि एट द मोमेंट आपने एक अपने क्लाइंट के लिए 2 सर्वर्स लगाए, 1 डेटाबेस, उसके लिए आपने सेटअप की, प्रॉपर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया, एंड करंटली यू हैव अप्रोक्सीमेटली अराउंड अगर फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपके 1000 यूजर्स पर डे आपकी ट्रैफिक जो है वो इन हो रही है, बट suppose that suddenly it will increase to 5,000 or it will increase to 10,000. So what happened? आपके वो सर्वर्स, वो मशीन्स उतनी कैपेसिटी को हैंडल करने के अगर काबिल नहीं होंगे, देन योर एप्लीकेशन विल बी इम्पैक्टेड। आपको डाउन टाइम फेस करना पड़ सकता है, आपको अपने कस्टमर्स लूज करने पड़ सकते हैं। सो सो दीज आर द फैक्टर्स एज वेल। एंड इसकी मैंने जो दूसरी ऑपोजिट आपको चीज एग्जांपल दिया कि सपोज दैट कि you have estimated like created a resources on the basis of the thousands users per day, और आपकी वो सडनली ट्रैफिक जो है वो 100 के ऊपर आ जाती है, देन यू आर वेस्टिंग योर लॉट ऑफ रिसोर्सेज। सो उस इम्पैक्ट, उस कंसर्न में भी बहुत से इश्यूज क्रिएट होते हैं। सो द मेन पर्पस ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग इज दैट you can easily create your instances, you can create your servers immediately। आपको क्रिएट करने हैं अपने रिसोर्सेज, यू कैन क्रिएट इट इन फ्यू मिनट्स एज वेल। आपको कुछ मिनट्स में अपने सर्वर्स क्रिएट करने हैं, आप उनको क्रिएट कर सकते हैं अपनी करंट एस्टिमेशन, अपनी करंट ट्रैफिक के अकॉर्डिंगली यू कैन एस्टिमेट इट एंड यू कैन सेट अप योर मशीन्स इजीली। एंड आफ्टर दैट immediately if you have a certain traffic spike कि वो इंक्रीज हो रहा है, और वो सडनली जो है वो आपको नेक्स्ट डे जो है डबल या ट्रिपल रिसोर्सेज भी क्रिएट करने पड़ते हैं, तो यू कैन within few minutes or within few hours you can easily create your increase your resources specification। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर एक वर्ड यूज होता है स्केल अप एंड स्केल डाउन। स्केल अप एंड स्केल डाउन में यही चीज आती है कि आप अपने करंट रिसोर्सेज की स्पेसिफिकेशंस को इंक्रीज करते हैं। लाइक कि मेरे पास सपोज दैट कि इस टाइम एक लैपटॉप है, उसमें 500 GB हार्ड लगी हुई है, 8 GB रैम लगी हुई है। if I increase the RAM to 16 GB or I will increase my hard drive storage to 1 terabyte, this is the scale up and scale down। this is the just for the example, मैंने एक example आपको ये दी है कि cloud computing के अंदर ये एक चीज यूज होती है। so you can increase your current resources specifications as well, and or you can increase your complete resources as well। यानी कि आप पूरे रिसोर्स की स्पेसिफिकेशन को इंक्रीज करना, यू कैन इजीली क्रिएट इट, और इफ यू क्रिएट अनदर रिसोर्स यू कैन इजीली क्रिएट इट। तो क्रिएशन एंड डिलीशन इज द मेन इजी जो फैक्टर है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आज से याद रखना है आप लोगों ने कि अगर आपसे कभी भी कोई क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर बहस कर रहा है या आपको कोई कोई बात कह रहा है, तो आपने ये सबसे मेन पर्पस या मेन
जो एक बेनिफिट है क्लाउड कंप्यूटिंग का, इट्स अ पे एज यू गो। पे एज यू गो का मतलब है कि आप जितना यूज करेंगे उतना बिल पे करेंगे, जब आपको इसकी जरूरत नहीं है यू कैन स्टॉप इट एंड द बिलिंग इज स्टॉप, और यू कैन टर्मिनेट इट। सो बिलिंग फैक्टर इज द मेन कंसर्न। आपको कोई एस्टिमेशंस लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई वन टाइम कॉस्ट जो है वो बियर करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको कोई वन टाइम आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। यू जस्ट नीड टू गो एंड एंड क्रिएट योर रिसोर्सेज। आप वो रिसोर्स क्रिएट करेंगे एंड इफ इमीडिएटली आफ्टर एन आवर अगर आपको उसकी डिलीट करने की जरूरत पड़े देन यू कैन इजीली डिलीट इट एज वेल। सो आपकी बिलिंग वहीं पर रुक जाएगी। ये सिर्फ सर्वर से रिलेटेड नहीं है, डेटाबेसेस से रिलेटेड भी है और अदर रिसोर्सेज से भी रिलेटेड। सो आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। AWS is responsible to manage their resources and you can responsible to manage your resources जो कि आप क्रिएट करते हैं। AWS की लैंग्वेज के अंदर या AWS के क्लाउड कंप्यूटिंग के एक आर्किटेक्चर के अंदर एक वर्ड यूज होता है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। AWS ने भी और बाकी क्लाउड कंप्यूटिंग ने भी अपने एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल्स दिए हुए हैं। उस शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल का मतलब ये होता है कि what is the AWS responsibility and what is the customer's responsibility। AWS की कहां तक अप्रोच है? AWS is responsible to manage their data centers and physical hardwares, but the customer is responsible to manage their applications। AWS जब आप एक इंस्टेंस या एक सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, AWS is not authorized to enter inside the AWS machine, जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि आपने इनिशिएट की हुई, आपने स्टार्ट की हुई है, AWS उसके अंदर नहीं जा सकता। ये उनकी जो एक लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर ये मेंशन्ड है। सो ये भी फैक्टर्स वो आते हैं जिसके कंसर्न्स है। अब लोग बहुत सारे, क्योंकि आई एम अ प्रोफेशनल एंड मुझे इन चीजों को डिफेंड करना पड़ता है कंपनीज में जब हम सॉल्यूशंस डिजाइन करते हैं। बहुत सारे यानी कि लोगों का मेन कंसर्न होता है सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी। मैं डाटा सिक्योरिटी और एप्लीकेशन सिक्योरिटी की भी बात करूंगा कि लोग कहते हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन क्यों किसी क्लाउड के ऊपर रखें, अगर हमारी एप्लीकेशन हमने इतनी मेहनत से बनाई है हम क्लाउड पे रखते हैं तो AWS उठा के लेके जा सकते हो। तो उसको डिस्कस करूंगा, आपको एक एग्जांपल के साथ इसका आंसर दूंगा इंशाल्लाह। आपको कभी भी कोई भी ये क्वेश्चन करेगा आप उसका इंशाल्लाह इजीली आंसर भी दे सकेंगे। आई विल डिस्कस इट इन लेटर। सो दिस इज द मेन वेरी स्मॉल वेरी स्मॉल पार्ट कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अबाउट द डिफरेंस अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग एंड द फिजिकल रिसोर्सेज व्हिच यू वर क्रिएटेड, जो कि आपने पहले क्रिएट कर रहे थे या करते हैं ऑन प्रेमिसेस डाटा सेंटर में। तो असल में यहाँ पर दो तीन चीजें आती हैं जो कि स्लाइड्स में मेंशन नहीं है। आई विल डिस्कस द मेन पार्ट जो कि मैं अपनी वर्डिंग में ही एक्सप्लेन करूंगा। स्लाइड्स में बहुत सारी चीजें नहीं भी होंगी। लाइक के आप लोगों ने सुना होगा पब्लिक क्लाउड क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, हाइब्रिड क्लाउड क्या होते हैं। पब्लिक क्लाउड अगर कोई डिफरेंस पूछे तो पब्लिक AWS इज द पब्लिक क्लाउड है। प्राइवेट क्लाउड है जो कि आपका अपना डेटा सेंटर है। लाइक के बहुत सारी पाकिस्तान में भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंटरनेशनली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके अपने डेटा सेंटर्स हैं। It's a completely private clouds. What is the hybrid cloud? Hybrid cloud is the combination of the private and public clouds. यानी कि आप अपने प्राइवेट क्लाउड्स भी रखते हैं, अपने प्राइवेट क्या नाम है रिसोर्सेज को भी रखते हैं, डेटा सेंटर को भी, एंड यू विल यूज द AWS and other cloud computing service provider as well. So this is the main part in which you can set it's a hybrid cloud. So these are the examples. अच्छा एक और एग्जांपल है इसमें मैं जो भी दूंगा एंड इट्स एग्जांपल के आपको AWS के अंदर या किसी भी क्लाउड में। अच्छा एक और चीज है, जब मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहा हूँ जब मैं बात कर रहा हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग की तो उसका मतलब है कि तमाम क्लाउड्स, लेकिन जब मैं AWS का वर्ड यूज करूंगा सो इट्स मीन के AWS। लेकिन जब क्लाउड कंप्यूटिंग में तो सारे क्लाउड्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स नॉट जस्ट द सेशन के मैं सिर्फ AWS को डिफेंड करूं, अदर क्लाउड्स में भी ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो भी मैं एग्जांपल देने लगा था वो ये है कि AWS में या किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आपको एक बेनिफिट जो मजीद ये मिलता है कि यू हैव अ बिग लिस्ट ऑफ द अदर सर्विसेज एज वेल। आपके पास बहुत सारी लिस्ट है, आपको इमीडिएटली सर्वर्स क्रिएट करने हैं, वेब सर्वर्स, एप्लीकेशन सर्वर्स, यू कैन इजीली क्रिएट इट, यू कैन क्रिएट द डेटाबेसेस एज वेल। अगर आपको स्टोरेजेस अपना स्टोरेज चाहिए आपको स्टोरेज मिल जाएगी। मैं इसको हमेशा अपने सेशन में पढ़ाते हुए एक बड़ा वर्ड यूज करता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग को इस तरह से भी कहा जा सकता है कि इट्स अ वन स्टॉप शॉप, जहां पर आपको हर चीज अवेलेबल है। आपको स्टोरेजेस चाहिए, आपको डेटाबेसेस चाहिए, आपको सर्वर्स चाहिए। AWS के अंदर या मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करूँ तो AWS की स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, AWS के अंदर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के छोटी सी छोटी, अगर आपको
फ्यू केबीज की फाइल रखनी है या फ्यू एमबीज की फाइल रखनी है स्टोरेज से लेके, इफ यू वांट टू क्रिएट द रिसोर्सेज ऑन द सैटेलाइट एज वेल, सो यू कैन डू दैट एज वेल। कि आपके पास यहाँ पर छोटी से छोटी सर्विस से लेके बड़ी से बड़ी सर्विस यानी कि सैटेलाइट तक की सर्विसेज भी अवेलेबल, आईओटी की सर्विसेज अवेलेबल हैं और बहुत सारी हैं। सो दीज आर द एग्जांपल जो कि इसमें आ जाएगा। अच्छा, इसमें अभी आगे चलते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें भी और डिस्कस भी करनी है। क्वेश्चन मैं लेता हूँ, जस्ट जस्ट गिव मी सम टाइम तक मैं ये इसको फ्लो में आ जाऊं एंड देन आई विल टेक योर क्वेश्चन एज वेल। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज दिस कि क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने काफी सारी चीजें बोल दी हैं। मैं थ्योरी नहीं पढ़ने में क्या मैं, इसलिए मैंने इसमें कोई स्लाइड या थ्योरी ऐड नहीं की। जो मैंने चीजें एक्सप्लेन की क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड, एग्जैक्टली दिस इज द क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में आपके पास इजी एक ही प्लेटफॉर्म है मौजूद है, जिस भी आप क्लाउड को यूज करें, यू कैन इजीली क्रिएट योर एनी रिसोर्स, यू कैन क्रिएट एनी सर्विस एज वेल, आपके पास एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। अच्छा, AWS को यूज करने का रीजन भी होना चाहिए ना, कि मैं आज का जो सेशन है वो AWS के ऊपर वेबिनार है, और ये क्यों AWS ही क्यों, बाकी क्लाउड भी तो हैं, Azure है, गूगल है, अलीबाबा है, IBM है और बहुत सारे क्लाउड्स आते हैं, बट व्हाई AWS? तो AWS के यानी कि प्रोमिनेंट होने का रीजन ये है। AWS का प्रोमिनेंट होने का रीजन है, ये एक क्वाड्रेंट होता है, इसको कहते हैं गार्टनर। गार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड की जो टॉप ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका चार्ट एक बना के बताती है कि कौन सी कंपनी या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लीडर्स बोर्ड में आती है। ये लीडर्स बोर्ड है एंड इट्स अ चैलेंजर्स बोर्ड एंड दिस आर नीश प्लेयर्स एंड दिस इज द वर्जिनियर्स। लेकिन यहाँ पर आता है लीडर्स। लीडर्स हमारे पास है वो है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे टॉप पे जा रहे हैं। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का स्टैट है, ये 2019 का मैंने लिखा हुआ है जुलाई का, लेकिन 2020 में भी ये 9 सालों से 2019 में 9th कंसेक्टिव ईयर में AWS क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे टॉप पे था। लेकिन 2020 में जो आया उसमें भी 10th ईयर में AWS ही सबसे ऊपर है, बल्कि मजीद ऊपर हो गया, सॉरी मजीद ऊपर हो गया माइक्रोसॉफ्ट से। तो मेनली रीजन ये है कि आफ्टर कोविड, कोविड के बाद से क्लाउड कंप्यूटिंग को जितना बूस्ट मिला है, हम सब क्यों यहाँ पर और आप सब क्यों यहाँ पर बैठ के ये सेशन सुन रहे हैं या मैं क्यों ये सेशन पढ़ा रहा हूँ, उसकी मेनली रीजन भी ये है कि कोविड के बाद बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पाकिस्तान में भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके अपने डेटा सेंटर से, मैं एक कंपनी का नाम लूंगा, मैं उस कंपनी में काम करता हूँ, इट्स अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन और बहुत ही सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में IT के अंदर, एंड इट्स अ TRG ग्रुप। मैं TRG के अंदर रहा हुआ हूँ, IBEX के अंदर मैंने काम किया, Affinity का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, DGS का नाम सुना होगा, ये सारी एक ही TRG ग्रुप के अंदर आती हैं। एंड उनके अपने पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से 4 डेटा सेंटर या 5 डेटा सेंटर्स हैं, 2 लाहौर में, 2 कराची में मेरे ख्याल से और एक इस्लामाबाद। सो इस जो कोविड की सिचुएशन के बाद, ये जो पेंडेमिक सारा सिचुएशन बनी थी, इसके बाद उन्होंने भी बहुत सारी अपनी सर्विसेज को क्लाउड पे शिफ्ट किया है। जब मैंने आज से 4 साल पहले, 3.5-4 साल पहले जब मैंने छोड़ी थी TRG, तब मुझे याद है हम लोगों ने कुछ सर्विसेज उनकी मूव की थी, स्टोरेज सर्विसेज। उनको क्या इशू क्या आया था, उनके अपने डेटा सेंटर्स हैं, सब कुछ है, उनकी स्टोरेजेस के कुछ इश्यूज आ रहे थे, उनकी कुछ कॉल, क्योंकि वो कॉल सेंटर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स जो है वो वेस्ट हो रही थी। उनकी कई एक दफा कुछ पावर आउटेज आई जिसकी वजह से उनके सर्वर्स क्रैश कर गए और वो उनकी हार्ड ड्राइव्स जो है वो फेलियर में चली गई। तो उसकी वजह से उनको कुछ डाटा लॉस हुआ था उनका। उन्होंने उसके बाद डिसाइड किया था कि हम अपनी सारी स्टोरेज जो है वो क्लाउड के ऊपर रखेंगे। तो उन्होंने AWS को ही सिलेक्ट किया था और उसकी सारी जो चीजें थी उस पर। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि उन्होंने AWS के ऊपर मूव की हैं, और अब वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर चल रहे हैं। उनके ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर में भी कुछ चीजें चल रही हैं और जो है वो AWS के ऊपर भी शिफ्ट है। सो बहुत सारी पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर शिफ्ट हुई है आफ्टर पैंडेमिक सिचुएशन, क्योंकि हमारे घर से बैठ के काम करना है और कैसे करना है, हम इजीली इमीडिएटली अपनी रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, सर्वर्स क्रिएट कर सकते हैं ऑन द क्लाउड। तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम। मैं एक जल्दी से एक शॉर्ट सी जो है वो सर्विस दिखाऊंगा जिसपे AWS जो मेन बड़े बड़े नाम है जिनको हम भी जानते हैं वो AWS के कस्टमर्स हैं, और इसी कस्टमर्स की लिस्ट में एक एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा। ये सारे AWS के कस्टमर्स हैं जिनको AWS सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये बहुत समझ लें कि शायद 0.1% भी नहीं है AWS के, क्योंकि AWS के कस्टमर्स की लिस्ट तो थाउजेंड्स के अंदर है। तो ये बड़े वो कस्टमर है जिनको हम जानते हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ प्रोमिनेंट किया। मैं आपको एक एग्जांपल इसमें ये दूंगा कि AWS की एक सर्विस है जिसका नाम है EC2। ये एक AWS की एक सर्विस है जिसमें हम सर्वर्स या इंस्टेंसेस क्रिएट करते हैं। AWS की एक सर्विस की सिर्फ इन जो कस्टमर्स AWS जो इनसे बिल चार्ज करता है, वो AWS जो है वो फेसबुक से तकरीबन 11 मिलियन, ESPN, Adobe,
लिंक्डइन से करता है, ट्विटर, बीबीसी है। जो सबसे बड़ा AWS का कस्टमर है, जो सबसे ज्यादा AWS को सर्विसेज AWS से ले रहा है, वो है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स जो है वो $19 मिलियन एक सर्विस से ले रहा है AWS की, जो कि EC2 की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैंने आप लोगों से एक शुरू में एक क्वेश्चन किया था, जिसका मैंने आपको कहा था कि मैं आंसर आगे जाकर दूंगा, एंड दिस इज द टाइम। वो क्वेश्चन ये था कि बहुत सारी आपको लोग ऐसे मिलेंगे जब आप कभी कभी इंटरव्यू में बैठेंगे, या कभी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करने जाएंगे, तो आपके आगे से क्लाइंट्स या कस्टमर्स ये कहेंगे कि हमारा एप्लीकेशन जो हमने डेवलप किया है, व्हाई वो पुट इट ऑन द क्लाउड। अगर वो क्लाउड पे चलेगी तो AWS या और क्लाउड जिसके ऊपर भी हम होस्ट करें, वो उसको लीक कर सकता है, वो डेटा उसके पास है, उसके पास एक्सेस है, वो सारा कोड उसके पास है, हमारे कस्टमर्स की लिस्ट उसके पास है, डेटाबेस उसके पास है। सो इट्स नॉट अ गुड वे कि मैं अपनी एप्लीकेशन जो किसी पे मैंने शायद $मिलियन लगा दिए, और उसको मैं किसी क्लाउड के ऊपर रख के उसमें डेटा लीक करवा लूँ। तो मैंने ये कस्टमर्स की लिस्ट इसीलिए डाली थी कि अगर ये इतने बड़े बड़े नाम अपना डेटा या अपना जो अपनी एप्लीकेशन है वो रख सकते हैं क्लाउड के ऊपर, तो हम बहुत बहुत छोटे लेवल के ऊपर है, हमारे कस्टमर्स या हमारे क्लाइंट्स। तो हम अपने क्लाइंट्स को इसकी एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है, वो है नेटफ्लिक्स। आप लोग में से मैं जस्ट क्विक क्वेश्चन करूंगा, कोई भी बंदा मुझे चैट के ऊपर उसका आंसर इजीली दे सकता है। आप लोग दुनिया में बताएं मुझे, नेटफ्लिक्स का कंपेटिटर कौन है? नेटफ्लिक्स जैसी एप्लीकेशन का सबसे बड़ा कंपेटिटर कौन सा है जी? किसी को आइडिया होगा? जरूर होगा क्योंकि हम मूवीज बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, Amazon प्राइम। अब Amazon प्राइम किसका है? Amazon का। बिल्कुल मैं यही आंसर चाहता था जो इन्होंने दिया, Amazon प्राइम। अब Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स दोनों Amazon के पास है। अगर नेटफ्लिक्स कंपेटिटर होते हुए भी AWS को सिक्योर समझता है अपने लिए, अपने कंपेटिटर के पास वो चीजें रखते, उसको पता है कि मेरा डेटा लीक नहीं होगा, सो इट्स मीन कि नहीं होगा। हालांकि Amazon प्राइम उनकी फीचर्स उठा सकता है, उनकी कई एप्लीकेशन की चीजें उठा सकता है उसमें से, और अपने पास ला सकता है वो फीचर्स, लेकिन वो इसलिए नहीं आता क्योंकि एक एक कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैंने आपको शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल एक बताया था, वो एक एक चीज है जिसकी वजह से वो दुनिया का सबसे टॉप क्लाउड बना है। सो दिस इज द मेन रीजन। तो हम अपने कस्टमर्स को, ये मैंने इसलिए रखी है कि आप अपने कस्टमर्स को या अपने क्लाइंट्स को ये चीज दिखा सकते हैं कि दिस इज द रीजन कि आपका डेटा कहीं नहीं जाएगा। बाकी ये कि आपको एक्सेस क्रिएट करना और ये सब चीजें क्रिएट करना और ये सब चीजें आपके लिए इजी होती है। तो दिस इज द मेन रीजन। अब हम लोग अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अभी तक की ये पार्ट का जो है ना, जो अभी तक मैंने सिर्फ इंट्रो बताया था, उसका ये एंड है। इसीलिए मैं अभी का किसी का क्वेश्चन है तो आप मुझे अनम्यूट करके कर सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर 2 मिनट्स हम ये क्वेश्चन करें। जी मुझे जी अस्सलाम वालेकुम। जी कंटिन्यू, गो अहेड। जी आरिफ आप पहले कर लें। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये क्लाइंट है, उसका पहला क्वेश्चन ये होगा, जिस तरह अभी आप बता रहे थे कि क्या उसका AWS जो है वो कभी हैक नहीं हुआ? हाँ अच्छा, AWS के हम ऊपर लोग डाटा हैक जो अपना क्लाउड आल दो। हाँ 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 जी, अच्छा चलिए मैं आंसर मैं पहले पूछ देता रहा हूँ था कि फिर। सपोज AWS पे हमने को डाटा रख AWS पे हमने को डाटा रख दिया, सो कस्टमर को ये हमने ट्रस्ट बिल्डअप करवाना है कि जो हम इस पे क्लाउड पे डाटा रख चुके हैं वो 100% सिक्योर है। तो क्या अभी तक टिल टुडे अभी तक कभी इसको कोई साइबर अटैक नहीं हुआ AWS को, या साइबर अटैक हुआ है तो क्या जो अटैक करने वाले थे वो सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए? मैं बिल्कुल इसका आंसर देता हूँ। अच्छा, अटैक या हैक होने में ना दो बड़े मेजर कंसर्न्स होते हैं। अगर आप में से कोई सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है तो उसको भी इस चीज पे एग्री करेगा मेरे साथ। ये दो मेजर इश्यूज या दो मेजर रीजंस हो सकती हैं हैक होने के। एक तो होता है कि जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या तो उसकी कोई गलती की वजह से आपकी एप्लीकेशन हैक हो सकती है, और दूसरी चीज होती है कि हमारी गलती की वजह से कोई एप्लीकेशन हैक हो सकती है। अब अगर AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी, AWS वही जो मैं शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के मॉडल की बार बार बात करूं, तो AWS ने वहां पर मेंशन किया हुआ है कि अगर मैंने आपको स्टैंडर्ड सारे बता दिए हैं, मैंने आपको सिक्योरिटी के चेक्स बता दिए हैं, अगर AWS का कोई आर्किटेक्ट सपोज दैट कि हाँ मैं ये कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि मेरा कोई यानी कि एम्प्लॉय है और उसने कोई सिक्योरिटी चेक्स इनेबल नहीं किए, AWS ने प्रोवाइड किए में हमने इनेबल नहीं किए, हमने वो लूप होल छोड़ दिया, हमने कोई ऐसी पोर्ट ओपन छोड़ दी जिसके थ्रू हैकर्स आया और उसने अपने सारे हमारा डेटा लेके चला गया, तो उस पे हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अब बात आती है कि AWS में ऐसा कभी हुआ कि नहीं हुआ, तो AWS पे कॉन्टिन्यूसली हर क्लाउड के ऊपर DDoS अटैक्स या और डिफरेंट अटैक्स जो है वो हर टाइम हो रहे होते हैं। AWS अपनी रिपोर्ट भी जारी करता है और वो बताता है कि हमारे रेगुलरली इस साल में कितनी जो है वो अटैक्स आए। मैं रिसेंटली अभी एक 7 दिसंबर को एक इनकी नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन है AWS का,
उसके ऊपर एक बहुत हैवी अटैक आया था जिसकी वजह से इनकी कुछ सर्विसेज इंपैक्ट हुई थी। लेकिन इन्होंने बाद में जब उसको ट्रबल शूट किया और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की, उस रिपोर्ट का मैं कल ही रीड कर रहा था और अच्छा वो एक क्वेश्चन भी हो गया, उसमें उन्होंने मेंशन किया कि वो अटैक बाहर से जो आते हैं वो तो हमने सिक्योर कर लिए थे, एक उनका अटैक अंदर से हो गया। वो ये समझ ले कि अगर मैं सिंपल वे में बात करूं या सिंपल वे में उसको एक्सप्लेन करूं तो इनका डीडॉस किसी एक सर्विस ने, यानी कि एक लूप ऐसा जनरेट हुआ जिसकी वजह से उनकी सर्विसेज के थ्रेशोल्ड ब्रीच हो, और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो उसके साथ लिंक्ड सर्विसेज थी, उसका इंशाल्लाह लिंक भी आपके साथ इसमें शेयर करूंगा, बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है। उन्होंने इसमें मेंशन किया कि वो उनकी इंटरनल सर्विसेज की वजह से अदर सर्विसेज इंपैक्ट हुई, उनका पूरा नॉर्दर्न वर्जीनिया का एक रीजन, सॉरी एक अवेलेबिलिटी जोन जो है वो इंपैक्ट हुआ। तो होते जरूर है, ऑब्वियसली हर किसी को होते हैं, लेकिन उनका सिस्टम इतना अच्छा है और उनकी सर्विसेज की वजह से, मैं ये भी एक रीजन है कि इनके टॉप पे होने का कि कस्टमर्स बिल्डिंग जो है ना, उनको सेटिस्फेक्शन जो है वो ज्यादा है। मैं इसकी एग्जांपल एक ये दूंगा कि डाटा लॉस की बात होती है, तो एडब्ल्यूएस के ऊपर किसी ने आज तक, हालांकि एडब्ल्यूएस मेंशन करता है, आप लोगों ने जिसने एडब्ल्यूएस पढ़ा होगा उसमें बड़ी स्टोरेज सर्विस है S3, उस स्टोरेज सर्विस के आगे इन्होंने डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि हम आपके डेटा को 99.119% जो है ना वो अवेलेबल रखेंगे, सॉरी ड्यूरेबल रखेंगे, और 99.99% अवेलेबल रखेंगे। उसका मतलब ये है कि आपका डेटा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मिस नहीं होगा, लीक नहीं होगा, और ना कभी, यानी कि ये नहीं होगा कि आपकी कोई फाइल जो है वो गायब हो गई, आप कहेंगे वो मेरा डेटा कहाँ गया। तो और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी कर रहे हैं, इस वजह से कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की और डेटा कहीं गया नहीं, और उनकी सर्विस जो है वो इस टाइम टॉप पे। तो ऑल ऑफ दीज एग्जांपल्स जिसने उसको इतना टॉप पे जो है वो रखा। और सबसे बड़ी चीज होती है स्टेबिलिटी, इनकी एप्लीकेशंस की या इनकी सर्विसेज की स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है। माइक्रोसॉफ्ट के मैंने बहुत सारे इश्यूज सुने हैं, मैं खुद भी माइक्रोसॉफ्ट पे काम करता हूँ बट लिमिटेड वे में। एज्योर की सर्विसेज डाउन हो जाती है, लेकिन इनकी सर्विसेज बहुत सिक्योर और बहुत ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से ये ज्यादा पॉपुलर है। तो आंसर मिला आपको इस चीज का? जी सर, आई गॉट द आंसर, थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन अभी तक के टॉपिक से रिलेटेड? आगे तो मैं इंशाल्लाह भी काफी सारी चीजें पढ़ी हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आया है मुबशर का, कह रहे कि किसको क्लाउड लर्न करना चाहिए। मैं आपको मुबशर एक एग्जांपल दूंगा कि मेरा ख्याल है किसको करना चाहिए। मेरे कई स्टूडेंट्स ऐसे भी आए हैं, और अभी भी मेरा जो अगला बैच स्टार्ट हो उसमें भी एक दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझसे हमेशा ये पूछते हैं कि यार आई एम नॉट अ IT पर्सन, आई एम नॉट अ डेवलपर। मेरे एक दो स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि समझ लें कि BCom और MCom यानी फाइनेंस वाली साइड से उन्होंने जो है वो इस तरफ ट्रांसफॉर्म किया, लेकिन उन्होंने अपने आप को डेडिकेटेडली यानी कि टाइम दिया है 6 मंथ्स और वन ईयर का, जिसको उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से पढ़ा है, चीजों को गेट किया, लर्न किया, और वो कर सकते हैं। करना किसको चाहिए? तो मैं कहता हूँ हर किसी को करना चाहिए। दिस इज द टाइम। आज से मेरे साथ बैच में यानी कि जिस टाइम का मैं हूँ, यानी कि 2013-14 का, यानी कि जब मैं ग्रेजुएट हुआ था, उस टाइम सबसे ज्यादा पॉपुलर जो उस टाइम IT में इंडस्ट्री के अंदर चीज थी, सॉफ्टवेयर से भी ज्यादा, वो थी नेटवर्क्स। CCNA, CCNP, CCI, ये बहुत हाइप क्रिएट थी और उस टाइम बहुत डिमांड थी। लेकिन मार्केट सैचुरेट हो गई जब, यानी कि सारे लोगों ने उस तरफ जाना शुरू कर दिया। मैं खुद भी उस तरफ गया था शुरू में, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग का दिस इज द टाइम। अब मैक्सिमम कंपनीज इमीडिएटली चाहती हैं कि हमारी सर्विसेज लाइव हो, उनको सर्विसेज अच्छी मिल जाए, उनको आर्किटेक्ट्स की जरूरत है, उनको डेवलपर्स की जरूरत है। तो वो डेवलपर्स या वो आर्किटेक्ट्स हम हैं, हम बनते हैं। और उसको बनने के लिए मैं तो कहता हूं कि हर किसी को लर्न करना चाहिए, चाहे वो अपनी IT कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पे काम भी कर रहा है, चाहे वो डेवलपर भी है। मैं तो जिस क्लाइंट के साथ काम करूं उनके डेवलपर्स को भी AWS के लैम्बडा यूज करना आता है, उनको भी S3 का पता है, उनको भी राउट 53 का पता है। वो इसी वजह से पता है क्योंकि उनकी जरूरत है। उनको क्लाइंट अब ये नहीं कहता कि किसी डेवऑप्स पर्सन को या AWS से जाके लैम्बडा का फंक्शन जो है वो क्रिएट करो। उनसे क्या, फंक्शन क्रिएट करना तो कोई मसला ही नहीं है, असल मसला है फंक्शन लिखना। फंक्शन लिखना डेवलपर जानता है, तो इसका मतलब है क्रिएट करना कोई मुश्किल ही नहीं है, वो क्रिएट करवा लेते हैं। तो मैं कहता हूँ कि यार अपनी प्रोफाइल को इंक्रीज करने के लिए जरूर ये करो। और अगर कोई जॉब स्विच करना चाहता है या कोई अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि जिसमें आप जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर मूव हो सको। आप बहुत ज्यादा इजीली जो है सक्सेस की तरफ जा सकते हो। बाकी अल्लाह ताला देश देने वाला है और ज्यादा बेहतर वही जानता है। मैं सिर्फ इस चीज पे मोटिवेट कर रहा हूँ कि ये टाइम बहुत बेस्ट है। आपको अगर किसी जगह पे आप स्टेबल कंपनी में बैठे हुए हो, आपकी जॉब सिक्योर है, तो अपना टाइम वेस्ट ना करो, इस चीज को लर्न कर लो, अपनी प्रोफाइल में ऐड कर लो। अगर कोई अपनी जॉब स्विच करना चाह रहा है, ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, तो बेस्ट वे यही है कि आप इसमें जाओ। अच्छा, IT पर्सन का किसी का बैकग्राउंड नहीं है तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? तो हाँ,
AWS या क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए मेरा ख्याल है कि मैं हमेशा रेकमेंड ये करता हूँ कि लिनक्स द बेस्ट वे, कि सबसे पहले आप लिनक्स से स्टार्ट करो, लिनक्स सीख लो। लिनक्स का उज़ैर आप लिंक भी दे दो, मेरा एक बड़ा इजी सा मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है, इसलिए की थी, सबके लिए की थी। मेरा एक कोर्स है लिनक्स का जो कि बहुत बेसिक है, जिसमें लिनक्स की बड़ी बेसिक कमांड्स हैं जो कि आप इजीली, कोई 13-14 वीडियोस हैं जो कि यूट्यूब पे ओपन पड़ी हुई हैं, और मैंने कई ऐसे नॉन टेक्निकल पर्सन्स को भी दिए और उनको भी लिनक्स की एटलीस्ट जो है वो समझ बूझ आ गई। लिनक्स पहली चीज़ है कि मैं कहता हूँ लिनक्स आनी चाहिए, बिकॉज क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर और आमतौर पे 90%, मैं कह सकता हूँ 85 to 90% जो मशीन्स यूज हो रही होती है, सर्वर यूज हो रहे होते हैं, वो लिनक्स बेस्ड सर्वर। विंडोज बहुत कम यूज हो रहे हैं, विंडोज यूज होते हैं लेकिन बड़े लिमिटेड। उसके अलावा सेकंड चीज, स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले रखो कि यार अपने अपने पिक्चर क्लियर रखो कि भाई मुझे लर्न करना है। आपको आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको मेन पर्पस समझ आ जाएगा कि भाई सर्वर्स क्रिएट क्यों करते हैं, सर्वर्स के ऊपर एप्लीकेशंस रखते हैं, डेटाबेसेस किस पर्पस के लिए यूज होती है, स्टोरेजेस किस पर्पस के लिए यूज होती हैं, डोमेन्स कैसे हम, जो डोमेन्स हम परचेज करते हैं, जो AWS, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको एक ओवरव्यू भी दूंगा भी क्लाउड उसका, अपने कंसोल का AWS के, तो उसमें भी आपको काफी सारी चीजें समझ आ जाएंगी। सो स्टार्ट करना है कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन AWS कंपैरेटिवली इजी है। आपके, अगर आपको IT का बैकग्राउंड नहीं भी है तो आप कम से कम ये तो जानते हो ना यार, एक सर्वर क्रिएट कर लिया। लिनक्स आपको स्ट्रॉन्ग करेगी कॉन्फ़िगरेशन लेवल के अंदर, जो आपको फ्रंट एंड सर है मेरा आपको, वो आपको श्योर करेगा क्लाउड इसके ऊपर, कंसोल के ऊपर काम करने का। जी अली, आपका क्वेश्चन कोई? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जैसे कि अभी हम काम कर रहे हैं मार्केट में, तो हम्म सर मार्केट में हम AWS को यूज़ कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि AWS की सर्टिफिकेशन की कितनी अहमियत है। अगर आपको सपोज दैट मुझे सारी जो आती हैं, जितनी भी हैं इसकी फंक्शनैलिटी मुझे यूज़ करनी आती है, लेकिन मेरे हम्म पास AWS की सर्टिफिकेशन नहीं है, हम्म तो सर्टिफिकेशन होना कितना ज़रूरी है एज कम्पेयर टू वर्क के साथ साथ, एग्जैक्टली, इसकी ज़रा अच्छा क्वेश्चन, अहमियत में। मैं बताता हूँ। देखिए सर्टिफिकेशन की मैं क्योंकि खुद ट्रेनर हूँ, और मेरे 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 ख्याल से अराउंड, अगर मैं AWS की बात करूँ तो 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स हो चुके हुए हैं, और डेवऑप्स के भी 100 से ज्यादा, तो अप्रोक्सीमेटली मैं 300 टच कर चुका हूँ स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। मैं ऑनेस्टली ये बताता हूँ कि सर्टिफिकेशन को सेकंड प्रायोरिटी पर रखें, फर्स्ट प्रायोरिटी रखें, अपनी स्किल्स इंप्रूव करें। मैं IT पे रहा हूँ, मैंने मैंने काफी टाइम स्पेंड किया IT के अंदर। मैं उस टाइम बड़ा अपने आप को वीक समझता था कि यार मेरे पास पर्सनली, क्योंकि हम कई दफा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जब सब सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो हम उस कंपनी के लेवल के अंदर तो बड़े फिट होते हैं कि यार हमें काफी कुछ आता है, लेकिन हम आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं होते। आपकी पर्सनल स्किल मैटर करती है, जो कि आपको किसी भी जगह पे, यानी कि कहते हैं ना कि वर्ड यूज करते हैं कि यार आपको ये भूखा नहीं मरने देगी, उसका उसका मतलब ये होता है कि यार आपके पास वो स्किल है जो आपको सरवाइव करवा दे। तो आप जब हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हो, आपको सर्विसेज का आइडिया है, आपने काफी काम कर लिया है, आपको जो जो सर्टिफिकेशन है उसको मैं इसलिए सेकंड प्रायोरिटी पे रखता हूँ, वो आपको ये बता सकती है लोगों को कि यार मैं काम करता था, हैंड्स ऑन मुझे काम आता है, लेकिन मैंने सर्टिफिकेशन कर, आप मेरे पास एक वैलिड सर्टिफिकेट है जो कि इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि आई नो कि किस तरह से काम होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज द योर स्किल्स। आपको, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ बड़े सीनियर लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई सर्टिफिकेशन नहीं की, लेकिन उनको काम AWS के लेवल पे, मैं जो कहता हूँ अगर वो प्रोफेशनल के एग्जाम में बैठे तो वो इजीली क्लियर करते हैं। लेकिन पहली चीज है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, हैंड्स ऑन लैब्स। आप इतनी लैब्स परफॉर्म करो, इतने सिनेरियोस के ऊपर काम करो, इतनी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करो, डिफरेंट चीजों को, उसके बाद फिर जब आप काम करने लग जाओगे तो आप कर सकते। लेकिन अगर एक और भी कंसर्न आता है कि अगर आप बिल्कुल न्यू हो, आपने अभी इंडस्ट्री में या क्लाउड कंप्यूटिंग में पहले आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं, आपने काम कर लिया, आपने यानी किसी से भी कोर्स पढ़ लिया, मुझसे पढ़ा या किसी से भी पढ़ लिया, आपने कोर्स पढ़ लिया, आपने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर लिया, आपने लैब्स कर लिया, आपको सारी चीजें समझ आ गई, लेकिन अब आपको किसी कंपनी में जाके अपने आप को बताना है, तो आप कैसे बताओगे? तो उसका एक तरीका ये होता है कि मैं कहता हूँ यार एक सर्टिफिकेशन करो। जब वो सर्टिफिकेशन कर देते हैं तो वो कंपनी में इस चीज, जब वो सर्टिफिकेट देखता था ना आपके सामने, या ऊपर लिखा होता है, या वो AWS का बैज आपकी CV के ऊपर लगा होता है, तो वो ये समझ जाता है कि यार अब मैं जब इससे क्वेश्चन करूंगा तो मुझे ये याद रखना है कि इसको क्वेश्चन या इन चीजों का आइडिया होगा, और आप वो साबित करते हो, और उस बेस पे आप जॉब हासिल करते हो। वो आपको एंट्री कराने के लिए भी काम आती है, दो तरह से आपके लिए होता है। लेकिन मैं हमेशा अपने अपने में जो कोर्स है उसके अंदर मैंने 3 से 4 बड़े प्रोजेक्ट्स इंक्लूड किए। मैं उसका मतलब ये है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि यार ये परफॉर्म करो,
अच्छे से समझो, उसके बाद मैं उनसे क्वेश्चंस करूंगा। अगर आप उन क्वेश्चंस के आंसर दे देते हो तो ये प्रोजेक्ट्स अपनी सीवी में डाल दो, चाहे ये गलत बात नहीं है, आप अपने ये कहो कि भाई मैं सीवी में ये डालो कि भाई मैं अपने ये लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में ये काम करता रहा हूं, अगर आप डिफेंड कर सकते हो, अगर आपको उस चीज का प्रॉपर पता है। क्योंकि आपने गलत इन्फॉर्मेशन डाल के फेल होने से बेहतर है कि आप ना डालो। लेकिन अगर आपने सही इन्फॉर्मेशन डाल दी, आपने डाल दी इन्फॉर्मेशन और आप उसको डिफेंड कर सकते हो, तो आप उसको डालो और अपनी अपनी जॉब हासिल, क्योंकि आपको उस चीज का आइडिया है, आपने वो काम किया। जी सर मेरा एक क्वेश्चन है, वो बंदा जिसका रोड मैप जो है वो डेवऑप्स इंजीनियर बनने का है, तो ऑब्वियसली वो AWS भी इस्तेमाल करेगा। सो इस कोर्स पर्टिकुलरली में क्या डिप्लॉयमेंट और ऑटोमेशन ऑफ दोज कोड्स होएगी? मतलब आप ये इस लाइन पे सिखाएंगे इस कोर्स के अंदर, या फिर ये मतलब EC2 जो है वो सर्वर्स के ऊपर है? सो पर्टिकुलरली इस कोर्स के अंदर प्रायोरिटी किस चीज को आप देंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बताता हूँ, मेरा जो कोर्स है ना उसके दो पर्पस हैं। पहला तो है कि ये जो कोर्स मैंने डिजाइन AWS से किया हुआ, ये सर्टिफिकेशंस का कोर्स है। यानी कि सर्टिफिकेशन का एग्जाम अगर आपने देना है ना, और आपको कुछ नहीं पता, आप जीरो पे हैं और आपने सर्टिफिकेशन एग्जाम देना है, तो आप इस कोर्स को करें और आप इस इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द सेशन इतने होंगे कि आप एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते हैं। बिकॉज उसके अंदर असाइनमेंट्स भी इंक्लूडेड हैं, क्विजेस भी इंक्लूडेड हैं, प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूडेड हैं, और AWS के प्रीवियस एग्जाम्स जो कि डम्प्स नहीं है, हर लोग समझते हैं शायद डम्प्स हैं, लेकिन डम्प्स नहीं है, वो प्रैक्टिस एग्जाम्स है, जिससे आपकी एक माइंड थोड़ा बिल्ड हो जाता है कि एग्जाम में सिनेरियोस किस तरह के आते हैं। अब दूसरी चीज ये कि एग्जाम के अंदर है, यानी कि जो मेरे कोर्स के अंदर क्या है, कोर्स के अंदर थ्योरी, आमतौर पर थ्योरी बहुत ज्यादा है। वो इस तरह नहीं कि आपको बुक्स पढ़नी है, आपको मैं अपनी इसी इजी वर्डिंग में एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज इजी सर्वर्स क्रिएट करें, कैसे क्रिएट, लेकिन उसमें EC2 के अंदर EC2 की टाइप्स क्या है, EC2 की फैमिलीज क्या है, EC2 के स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, हमें बेस्ट वे में कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, बेस्ट आर्किटेक्चर कैसे डिजाइन करना है, हाई अवेलेबिलिटी कैसे रखनी है, ड्यूरेबिलिटी कैसे क्रिएट करनी है, और डिजास्टर रिकवरीज कैसे क्रिएट करनी है। ये सिनेरियोस होते हैं जो कि आपने किसी कंपनी को जब सोल्यूशन देना है, आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट की पोजीशन पे जाएंगे, आप ये सोल्यूशंस डिजाइन करेंगे फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन और फॉर योर क्लाइंट्स। आप वो चीज इसमें सीखेंगे। मोर देन 40+ हैंड्स ऑन लैब्स है, जिसमें एक सर्विस की डिटेल्ड लैब्स है, प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड है। वो इस वजह से मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, जिसका मेन रीजन ये कि आप जब ये सब कुछ कर लेते हो, आपने डिफरेंट सर्विसेज डिफरेंट वे में तो पढ़ ली, लेकिन आप उनको आपस में कनेक्ट करना है। सो हाउ यू कैन कनेक्ट इट, हाउ यू कैन कम्युनिकेट फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर, आप कैसे कर सकते हो, आपको लिंक करना है। तो ये सब चीजें उसके अंदर कवर होती है। तो इसमें मेनली जो एग्जाम जो कोर्स है वो तो सर्टिफिकेशन की माइंडसेट पे बनाया हुआ है, लेकिन उसको अब मैं इंप्रूव कर रहा हूँ विद हैंड्स ऑन लैब, जिसमें इंक्लूड कर चुका हुआ हूँ। उसका मेनली पर्पस ये कि अब मुझे समझ आ चुकी हुई है, क्योंकि मैं रेगुलरली इंटरव्यूज ले रहा होता हूँ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ मैं एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ, मैं डिफरेंट लोगों के इंटरव्यूज ले रहा होता हूँ। उसपे मुझे आइडिया हो चुका है कि अब लोग जो ना कौन से सिर्फ कई ऐसे भी, आप एक बड़ा किसी ने क्वेश्चन किया था सर्टिफिकेशन वाला, कई ऐसे लोग आए जो कहते हैं जब सर्टिफिकेशन भाई मुझे की हुई है, लेकिन जब क्वेश्चंस करने बैठो लिटरली उनको कुछ भी नहीं आइडिया होता। आई डोंट नो कैसे उन्होंने सर्टिफिकेशन ले ली, लेकिन चीज ये है क्योंकि हम जो क्वेश्चंस होते हैं वो वही क्वेश्चन है जो मैं आमतौर पे और अपने कोर्स में पढ़ाते हुए भी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अपने क्लाइंट्स की एग्जाम्पल देता हूँ, अपने जो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले या जो मैं पूछता हूँ क्वेश्चन, वो भी वहां पर पूछता हूँ या उनके आंसर्स देता हूँ, इसलिए कि आपका मेंटल, आपका जो माइंड है वो उस तरह से माइंड जो है वो डेवलप हो जाए कि आप इजीली जो है वो किसी भी के सामने बैठ के, किसी प्रोफेशनल के सामने बैठ के अपने आप नॉलेज को, अपने स्किल्स को डिफेंड कर सकते। तो दीज आर द थिंग्स जो कि इस कोर्स के अंदर इंक्लूडेड। तो सर हम इस सिनेरियो में यही कह सकते हैं कि सर्टिफिकेशन की वर्थ तब ही है अगर आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, एग्जैक्टली अदरवाइज सर्टिफिकेशन आपके लिए जीरो है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली वो मैं बता रहा हूँ आपको। एक चीज बेनिफिट ये फेक बेनिफिट भी लोग ले लेते हैं कि भाई सर्टिफिकेशन है मेरे पास, लोग समझते हैं इंटरव्यू में 2-4 क्वेश्चंस किए, उन्होंने समहाउ क्लियर भी कर दिया, वो इजी क्वेश्चन को पूछ लिए, बाय चांस उन्होंने क्लियर कर लिए। जब वो बैठेंगे काम करेंगे तो फिर उनका पता चलेगा। तो असल चीज है कि एट एंड आपका नॉलेज, आपकी स्किल्स ही मैटर करती है। इसलिए मैं कहता हूँ अपने स्किल्स पे फोकस करें और स्किल्स को इम्प्रूव करें, और इम्प्रूव होती हैं और होंगी, नो नीड टू वरी। ये मुझे कई लोग ऐसे थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है अपनी कोर्स को लेकर, वो सिर्फ इसी वजह से होता हूँ क्योंकि आई नो कि मैंने उसको डिजाइन कैसे किया है, आई नो कि उसके अंदर मैंने चीजें क्या इंक्लूड की हुई हैं, और उसकी बेस के ऊपर कंपनी में क्या चल रहा है, यानी कि बाहर मार्केट में क्या क्या चीजें चल रही हैं। सो आई नो बेटर कि मुझे उनको कैसे लेके चलना है। तो दीज आर द थिंग्स।
मेरा ख्याल है क्वेश्चंस को थोड़ी देर यहाँ पर रोकते हैं, क्योंकि अभी काफी सारी चीजें पड़ी हैं, उसको डिस्कस करते हैं, फिर आपके मजीद क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे, आप लोग क्वेश्चन जरूर करें, नोट करने अपने पास कहीं, और एट द एंड ऑफ सेशन जो है वो मुझसे जरूर करें, ठीक है। Just give me around 10 to 15 minutes more, जिसमें मैं कुछ चीजें और एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, AWS के सर्टिफिकेशन का रोड मैप देख लेते हैं। तो AWS हमें सर्टिफिकेशन ऑफर करता है, वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं, ये कौन कौन सी सर्टिफिकेशन है, ये AWS का ही चार्ट है, AWS की वेबसाइट से लिया हुआ मैंने। ये वैसे 2019 का अपडेट हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल इसमें एक दो कुछ स्पेशलिटी की इंक्लूड हुई है, बाकी सब कुछ ऐसा ही है। अच्छा, तो मेरा जो स्टार्ट है वो हम लोग क्लाउड प्रैक्टिशनर से करते हैं। क्लाउड प्रैक्टिशनर AWS की वो सर्टिफिकेशन है जो कि बहुत फंडामेंटल लेवल की सर्टिफिकेशन। AWS तो वैसे लिखता है कि अगर आपने 6 महीने तक काम किया हुआ इंडस्ट्री के अंदर और नॉलेज है तो आप ये सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनली चीज ये कि मैंने अपने कोर्स में जो चीजें कवर करता हूँ उससे आपका क्लाउड प्रैक्टिशनर भी कवर हो जाता है, तो इसीलिए मैं इसको स्किप करके डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है मैंने। एनीवेज, फंडामेंटल में होता क्या है, AWS की फंडामेंटल जो सर्टिफिकेशन है इसके अंदर AWS की सर्विसेज से रिलेटेड आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपको जुबानी पता हो। जब मैं आपसे इमीडिएटली पूछूं भाई S3 क्या करती है, आपको पता हो भाई अच्छा स्टोरेज सर्विस, मैं आपसे इमीडिएटली पूछूं कि भाई राउट 53 क्या करती है, आपको पता हो इट्स अ DNS सर्विस। तो ये कुछ चीजें हैं, उसके अलावा भी ये सिर्फ ये नहीं है, उसके अलावा AWS का ग्लोबल आर्किटेक्चर क्या है, ग्लोबल यानी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, AWS के रीजन्स क्या होते हैं, अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होते हैं, उसके अलावा AWS की सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर मुझे कोई सर्विस चाहिए तो मेरे पास क्या होनी चाहिए, DDoS अटैक से बचना है तो मुझे कौन सी सर्विस यूज, तो इस तरह के कुछ चीजें हैं कि कौन कौन सी आपको सर्विसेज का बस आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा भी एक होता है, उसे कहते हैं 5 पिलर्स हैं AWS के, 5 पिलर्स हैं। मुझे इस तरह से याद नहीं आ रहा है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होती है, सिक्योरिटी होता है, परफॉर्मेंस होती है, इस तरह के कुछ 5 बनते हैं, तो वो उससे रिलेटेड ये पूछते हैं क्वेश्चन। तो इसके अंदर ये चीजें थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा इसके अंदर आ जाता है। मेरे पास ये भी सर्टिफिकेशन है, मैंने ये भी रिसेंटली 3-4 महीने पहले की थी, क्लाउड प्रैक्टिशनर भी कर ली है। एसोसिएट लेवल की जो सर्टिफिकेशन कोर्स मैंने डिजाइन किया उसके अंदर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एंड डेवलपर एसोसिएट, दीज आर द 2 सर्टिफिकेशन जो कि हम अपने कोर्स में कवर करते हैं। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट क्या है, सिसऑप्स क्या है, डेवलपर क्या है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आर्किटेक्चर लेवल डिजाइनिंग के लिए। अगर आपको एप्लीकेशन की माइग्रेशन करनी है, आर्किटेक्चर डिजाइन करने है, यू कैन रिस्पॉन्सिबल कि आपको आर्किटेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो, देन यू कैन इजीली सजेस्ट और रेकमेंड एनी सॉल्यूशन टू द क्लाइंट्स। तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट रिसोर्सेज जो है वो सर्विसेज आती है। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, एसोसिएट लेवल का जो कोर्स कंटेंट है उसमें इन तीनों सर्टिफिकेशन में सबसे ज्यादा कोर्स कंटेंट सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है, और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के अंदर अगर आप कवर कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप 70% सिसऑप्स और 70% डेवलपर एसोसिएट की जो सर्विसेज है वो कॉमन है, यानी कि इसकी जो है 70% इसमें भी और इसमें भी लाई करते हैं, फिर 30% ये डिफरेंट आता है। उनमें डेवलपर की अगर मैं एक्सप्लेनेशन दूं तो डेवलपर एसोसिएट यानी कि आमतौर पे डिजाइन तो AWS ने डेवलपर्स के लिए की है, लेकिन ज्यादातर डेवऑप्स पर्संस जो हैं वो इसको यूज करते हैं। लाइक कि अगर आपको AWS के अंदर रहते हुए, मैं AWS की स्पेसिफिकली वर्ड यूज कर रहा हूँ, AWS पे रहते हुए अगर आपको ऑटोमेशन करनी है, पाइपलाइंस क्रिएट करनी है, CI/CD पाइपलाइंस क्रिएट करनी है, आपको अपने सिस्टम को, अपने आर्किटेक्चर्स को ऑटोमेट करना है, सो आप डेवलपर एसोसिएट के अंदर जो है वो हम सर्विसेज यूज करते हैं। इसके अंदर आपने GitHub का ऑब्वियसली नाम सुना होगा, GitHub AWS का अपना भी जो है वो रिमोट रिपोजिटरी अवेलेबल है कोड सोर्स वर्जन कंट्रोल के लिए, और वो डेवलपर के एसोसिएट के अंदर कवर होती है जिसका नाम है कोड कमिट। तो कोड कमिट भी यहाँ पे कवर होगी, कोड पाइपलाइन भी कवर होगी, क्लाउड फॉर्मेशन और इलास्टिक बीनस्टॉक, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि इसके अंदर कवर होगी। सिसऑप्स के अंदर जो सिस्टम्स और ऑपरेशंस लेवल के पर्संस हैं उनके लिए वो डिजाइन की हुई है, जिन्होंने यहाँ पर मैनेज करना है और ऑपरेशन लेवल की जो है वो चेंजेस या चीजें प्रोवाइड करनी है, वो यहाँ पर सर्विसेज जो है वो सिसऑप्स के अंदर आती हैं। लोग सिसऑप्स को थोड़ा कम करते हैं, पाकिस्तान में अभी तक बहुत कम ही लोग हैं जिन्होंने सिसऑप्स को किया, क्योंकि मार्केट में इस तरह से सच है आप ये कर लेते तो आप तीनों को भी तकरीबन समझ चुके होते, तो इसलिए मैंने अपने कोर्स कंटेंट को इस तरह डिजाइन किया है कि मेरी सर्टिफिकेशन की जो प्रिपरेशन उसमें क्लाउड प्रैक्टिशनर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एंड डेवलपर्स, ये तीनों कवर हो जाते हैं, और सिसऑप्स का 70-80% पार्ट कवर होता है, तो इसलिए नो नीड टू वरी। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल दुनिया की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और टफेस्ट सर्टिफिकेशन में से एक है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल इसी का एडवांस वर्जन है जिसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में आपकी जो है वो कह सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग का नॉलेज, AWS का नॉलेज जो है वो चेक किया जाता है। ये इसको सर्टिफिकेशन को टफ या इसलिए इतना क्या नाम है इम्पोर्टेंट दी जाती है क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं,
यानी कि क्वेश्चन सारे मल्टीपल चॉइस ही होते हैं, सब पूरी एग्जाम के सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस ही होते हैं, लेकिन इसकी थोड़ी सी इसलिए इसकी और ये दोनों प्रोफेशनल लेवल की इसलिए इनको थोड़ा टफ माना जाता है क्योंकि इनकी एक एक क्वेश्चन के अंदर 3-3 सर्विसेज डिफरेंट के से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि अगर आपको एक ये इनके जो AWS के एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि ये आपको किसी एक कंपनी का सिनेरियो देंगे कि वन ऑफ द एप्लीकेशन जो कि सपोज दैट के वो वीडियो स्ट्रीमिंग प्रोवाइड करती है, आप उसको जो है वो आपने उसकी स्टोरेज भी मेंटेन करनी है, ज्यादा बेटर तरीके से आपको स्टोरेज मेंटेन करनी है, उनकी डेटाबेस की परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए, उनका आर्किटेक्चर जो है वो कंप्लीटली सिक्योर भी होना चाहिए, डीडोस अटैक से बच रहा हो, तो इसके अंदर काफी सारी सर्विसेज यूज हो रही हैं। तो वो इस तरह से सिनेरियो लेके चलेंगे कि आपको 3-4 सर्विसेज एक के अंदर ही क्वेश्चन के अंदर आपको जब पता होंगी और उनका आपस में इंटरलिंक हो रहे होंगे तो आप उसका आंसर इजीली दे सके। तो दिस इज द सर्टिफिकेशन। इसमें सबसे मेजर कंसर्न टाइम होता है क्योंकि टाइम मैनेज नहीं होता, जब लंबे क्वेश्चंस होते हैं उनमें टाइम मैनेज करना मुश्किल है। वो इन दोनों के ऊपर आती है, लेकिन एक बात है AWS में कोई भी सर्टिफिकेशन आप किसी भी टाइम कर सकते हो। लाइक अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेशन नीचे वाली नहीं की और आप प्रोफेशनल करना चाहते हो, यू कैन डू दैट, बट आई विल नेवर रिकमेंड इट, क्योंकि मुझे आइडिया है कि आपको AWS के जो एग्जाम्स हैं, जो क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जाम है, वो कंपैरेटिवली सरप्राइजिंग इसलिए होती है क्योंकि अगर आपने पीछे कोई एग्जाम नहीं दिया तो आपके लिए सरप्राइजिंग ना हो जाए वो चीज। AWS के एग्जाम्स जो है वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो वो मैं इसलिए मेक श्योर करवा कहता हूँ कि यार आप करें कि आपने पहले प्रैक्टिस अच्छे से की हो एंड देन यू कैन अपीयर फॉर द प्रोफेशनल एग्जाम। AWS की स्पेशलिटी प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें अगर आप मशीन लर्निंग पे काम करते हैं और आपको AWS पे देखना है कि AWS की अंदर मशीन लर्निंग की कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं और वो आपस में कैसे काम कर रही हैं, तो आप ये सर्टिफिकेट दे सकते हो। अगर आप नेटवर्क में हो तो नेटवर्क की, बिग डेटा, सिक्योरिटी, अलेक्सा AWS की यानी IoT बेस्ड सर्विस है जिसको हम यूज करते हैं, तो अगर आपने इनमें करना है तो आप स्पेशल। लेकिन मार्केट में मेरा नहीं ख्याल कि इनकी इतनी ज्यादा भी कोई भी मांगता वैसे कोई भी नहीं है सर्टिफिकेशन, लेकिन अगर आप सर्टिफाइड हो तो ऑब्वियसली आपको और नॉलेज भी हो तो आपको जरूर प्रोमिनेंट जरूर आप होते हो प्रोमिनेंट। मार्केट की जो सैलरीज है, मैंने भी जो सर्विस इसमें स्लाइड के अंदर सैलरीज मेंशन की हुई है वो डॉलर्स में है, जो कि मैंने इंटरनेशनल कुछ वेबसाइट्स है उनसे ली हुई है, लेकिन पाकिस्तानी वेबसाइट्स या पाकिस्तानी जो सर्विस के इस टाइम पैकेजेस हैं वो आपको मैं वैसे बता दूंगा। ये बड़ी नॉर्मल है, मेरे ख्याल इससे ज्यादा ही है क्योंकि मेरे कुछ लास्ट सेशन में एक दो मेरे स्टूडेंट्स थे जो US के थे, वो भी आए थे और उन्होंने इस पर करेक्शन की, ज्यादा ही है वहाँ पर ऑफर AWS से रिलेटेड, नॉट जस्ट इन US। मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि अगर आपका किसी का भी प्लान बाहर जाने का है, यूरोप जाने का, अमेरिका जाने का, कनाडा जाने का, तो या ऑस्ट्रेलिया जाने का, आप आंखें बंद करके क्लाउड कंप्यूटिंग स्पेशली AWS की प्रेपरेशन करके एग्जाम देके चले जाएं, आपको जरूर उधर जाके बेनिफिट मिलेगा। आपको वो और जॉब्स नहीं करनी पड़ेंगी, इंशाल्लाह सून यू कैन एबल टू अचीव और गेट योर प्रॉपर जॉब, प्रॉपर व्हाइट कॉलर जॉब आपको मिलती है। मतलब ये सर्विस लिखी हुई है, ये उनके लिंक्स भी मैंने दिए हुए हैं, लेकिन थोड़ी सी वेबसाइट्स पुरानी हो गई होंगी लिंक्स। जो पाकिस्तानी मार्केट में है, अगर आपके पास नॉलेज अच्छा है, मैं आपको रीसेंट हायरिंग का एग्जांपल दूं, कंपनी का नाम नहीं लूंगा, रीसेंट हायरिंग का मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने भी 3 महीने पहले एक इंटरव्यूज कुछ लिए थे जिनमें से एक पर्सन जो सॉर्ट आउट हुआ था। हर कंपनी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उस कंपनी की प्रायोरिटी AWS थी, डेवऑप्स उनकी सेकेंडरी प्रायोरिटी थी, पहली प्रायोरिटी उनकी AWS थी। तो उन्होंने मुझे ये जब अपने इंटरव्यूज ले लिया था, मैंने उनको मेंशन किया था कि उस पर्सन का AWS का नॉलेज अच्छा है, लेकिन डेवऑप्स के टूल्स जो जेंकिंस या एंसिबल और टेराफॉर्म और क्यूबरनेटिस का नॉलेज उसका इतना अच्छा नहीं था, डॉकर का भी। तो बट दे शॉर्ट लिस्टेड, उसको उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया था। उस पर्सन को उन्होंने, यानी कि 1 ईयर उसका एक्सपीरियंस था, उसको AWS की सर्विसेज का अच्छा आइडिया था और वो सर्टिफाइड भी था, तो उन्होंने उसको 160 पे रख लिया। तो ये मैं आपको स्टार्टिंग बता रहा हूँ, लेकिन हर किसी के लिए ये ऑब्वियसली नहीं है, हर कंपनी भी मैटर करती है जो आपको दे रही है, वो डिफरेंट उसके लिए होता है, लेकिन वो मिल जाती है। लेकिन अगर आपके पास, आपको मैं एक बात को, मुझे कई मेरे एक दो कजन्स थे जिनको मैंने मोटिवेट करके इस तरफ लेके आया, उन्होंने मुझसे पूछा कि उनको इंटर्नशिप मिल रही है क्लाउड कंप्यूटिंग में, वो स्वीडन में होता है, उसने मुझसे पूछ रहा था और कहता मैं कितनी सैलरी से डिमांड करूँ। तो मैंने तो उसको ये पहला वर्ड कहा था कि अगर तुम्हें इंटर्नशिप मिल रही है और क्लाउड कंप्यूटिंग की मिल रही है और एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में मिल रही है, तो वो जो भी दें, चाहे ना भी देना, तुम कर लो, क्योंकि 6 महीने बाद तुम उस काबिल होगे कि तुम अपनी मर्जी की सैलरी ले सकोगे उसका, किसी भी उस कंट्री के अंदर या कहीं पे। तो इसीलिए आपको कहीं से इंटर्नशिप वैसे कम मिलती है इन चीजों की, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल की चीजें, इंटर्नशिप लेवल की चीजें जरा कम ही है। लेकिन
आपको शुरू में कंसर्न नहीं करना, शायद शुरू में आपको फिक्र नहीं करनी इस चीज की। ये बहुत बहुत सैलरीज और बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन आप अपना नॉलेज और अपनी स्किल इंप्रूव कर लें, एंड देन यू कैन इजीली गेट इट। जी वसीम। जी क्वेश्चन करने हैं आप? अच्छा, आपने क्वेश्चन इतना लंबा लिख लिया है, मुझे पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, फ्रीलांसिंग। हाँ, फ्रीलांसिंग आपको बताता हूँ। मैंने मैंने तो बहुत कम की, मैंने इस तरह से नहीं की, लेकिन एट द एंड मैटर वही करता है कि आपकी स्किल, क्योंकि वहां पर जो जो मैंने मैंने कुछ ऐसा देखा जरूर है। मेरे पास कुछ लोग मुझे भेज देते थे, कुछ स्टूडेंट्स भी फ्रीलांसिंग करते थे, जब वो फंस जाते थे तो मेरे पास आ जाते थे। लेकिन मैं उनको ये कहता हूँ कि वहां पर भी जो जो सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि वो कोई एप्लीकेशन होस्ट कर रहे हैं और उनको कुछ ऐसी स्टोरेजेस चाहिए, या उनको अमूमन लैम्डा से रिलेटेड, एक बात याद रखना, मैं सर्विसेज का जिक्र करूंगा, लेकिन लैम्डा और इस तरह की कुछ सर्विसेज ऐसी हैं कि जिसकी स्किल अगर आपके पास है तो आप इजीली फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। क्योंकि वहां पर ये जो फ्रीलांसिंग के टास्क होते हैं ना, जो फाइवर और अपवर्क पे होते हैं, जो जो इनिशियल लेवल पे होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं। जब तक कंपनी आपको आपके ऊपर जो है कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो आपको क्लाइंट जो है वो ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट नहीं देता, वहां पे छोटे आते हैं, यानी कि एक एक दो दो दिन के, एक वीक का मैक्सिमम, और उसके अंदर आपको एक छोटा पार्ट परफॉर्म करना है। तो फ्रीलांसिंग के अंदर एक बात याद रखना, आप लोग क्योंकि अपवर्क और फाइवर में काम करते हो, आप लोग की ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन मेरी जो लास्ट कुछ टाइम से जो मेरी रिसर्च है उसके अकॉर्डिंगली, इस टाइम जो अपवर्क और फाइबर पे सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग हैं, वो क्लाउड कंप्यूटिंग और स्पेशली एडब्ल्यूएस के ऊपर काम करने वाले लोग, जो सबसे ज्यादा इस टाइम यानी कि जो टास्क कर रहे हैं और ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो वो इसीलिए कि वो उन्होंने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव, तो काम वहां बहुत है, लेकिन काम करना आना चाहिए, काम तो बहुत है, इसीलिए स्किल इंप्रूव करें। फाइवर अपवर्क के ऊपर आपको बेपनाह मिलेगा। मैंने भी एक दफा प्रोफाइल बनाई थी, बट नेवर यूज इट, क्योंकि टाइम नहीं मैनेज होता, क्योंकि छोटे टास्क होते हैं, आपको इमीडिएट उसमें क्या नाम है वो करना पड़ता है, तो इसीलिए। सेशन अभी क्या पूछ रहे हैं आप, महक? अगर अभी का सेशन तो वो मेरे ख्याल से अराउंड 10 to 15 मिनट्स में इंशाल्लाह कवर कर लूंगा। ओके। अच्छा, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मैं कुछ एग्जांपल्स रखी थी कि पाकिस्तानी मार्केट में कौन कौन सी कंपनी जो हैं वो एडब्ल्यूएस पे काम कर रही हैं। मेरा ख्याल है ये मैंने शायद ये भी कुछ 10-15% ही लिखी हैं कंपनी, शायद इससे ज्यादा ही हैं जो एडब्ल्यूएस पे, क्योंकि अब तो बहुत छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस भी कर रहे हैं। मैंने ये बड़े नाम लिखे हैं जो कि आप लोग भी जानते हैं। अच्छा, नॉर्थ पे मैंने लिखा हुआ, नॉर्थ पे पाकिस्तान के अंदर सिंगल ये कंपनी है जो कि एडब्ल्यूएस की पार्टनर पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी पार्टनर है वो नॉर्थ पे है। वैसे तो और बहुत टेम्पल्स बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है, रॉयल साइबर, ये बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम कर रही है एडब्ल्यूएस के ऊपर, और ज्यादातर ये क्लाउड ये यूज करती है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये शायद 10% भी नहीं होगा पाकिस्तानी कंपनीज का जो इसको यूज कर रही है। क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्जाम के अंदर जो है वो क्या आता है क्या नहीं आता वो मैं बताता हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, फंडामेंटल लेवल के एग्जाम है, 90 मिनट्स का एग्जाम होता है, $100 इसकी कॉस्ट होती है, जो कि एग्जाम की फीस है एडब्ल्यूएस चार्ज। 50 क्वेश्चन होते हैं इसके जो कि क्लाउड प्रैक्टिशनर है। एसोसिएट लेवल की कोई भी सर्टिफिकेशन, सोल्यूशन आर्किटेक्ट, सिसऑप्स एसोसिएट और डेवलपर एसोसिएट, उसकी मल्टीपल चॉइस ही है। 130 मिनट्स होते हैं, $150 इसकी कॉस्ट है, जो कि एडब्ल्यूएस की फीस है, और 65 क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, एडब्ल्यूएस का अगर आपने क्लाउड प्रैक्टिशनर का एग्जाम पहले दे दिया है $100 में और आपने पास कर लिया है, तो आपकी जो अगली फीस जो सर्टिफिकेशन है उसकी फीस जो है $75, यानी कि आपको अगले सर्टिफिकेशन का 75% डिस्काउंट मिल जाएगा, सॉरी 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप 75। लाइक अगर आपने सोल्यूशन आर्किटेक्ट या कोई भी एसोसिएट लेवल की सर्टिफिकेशन दे दी है और प्रोफेशनल लेवल की देनी है, तो उसकी कॉस्ट $300 एक्चुअल में है, लेकिन अगर आपने पास की भी है तो प्रीवियस की वजह से इसकी कॉस्ट $150 हो जाएगी, तो ये आपको मिल जाती है। इसका ये 170 मिनट्स होते हैं, 85 क्वेश्चंस होते हैं, इस वजह से एग्जाम थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ माना जाता है। अब मैं जल्दी से वैसे मैंने एमई ऐड कर दी है यहाँ पर। कोर्सेज से रिलेटेड चीज मैं आपको काफी सारी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेरा जो कोर्स है वो सोल्यूशन आर्किटेक्ट एंड डेवलपर एसोसिएट है, जो कि 2-in-1 कोर्स है, जिसको मैंने लिखा हुआ है। 40 सर्विसेज है तकरीबन, हम उसको डिस्कस करते हैं इस पूरी सर्टिफिकेशन के अंदर। 45 हैंड्स ऑन लैब्स हैं, इससे ज्यादा ही है, मैंने कैलकुलेट नहीं इस तरह से की, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। असाइनमेंट्स इसके अंदर काफी सारी हैं, जो कि मेरा एक पोर्टल है LMS है, उसके ऊपर सारी अपलोड होती हैं।
मेरी टीम है जो कि असिस्ट करती है, जो कि आप लोग की असाइनमेंट चेक करती है, प्रॉपर तरीके से वो डिजाइन किया है। मल्टीपल क्विजेज हैं जो कि हर सेशन के एंड के ऊपर आपको क्विजेज मिलेंगे। फाइनल एग्जाम होगा जो कि मैं लेता हूँ, उसके अलावा 10 प्रैक्टिस एग्जाम्स हैं जो कि AWS के प्रीवियस एग्जाम्स हैं, जो कि मैंने सिर्फ ये बताने के लिए, दिखाने के लिए और उस पर प्रैक्टिस करवाने के लिए रखा है कि आप को आइडिया हो जाए AWS कैसे जो है वो लेता है। मेरे सेशन सारे जो है वो लाइव होते हैं, ऑनलाइन जूम के ऊपर होते हैं, क्योंकि फिजिकली क्लासेस नहीं हुई जब से कोविड की इन एंड आउट सिचुएशन रही है, तो लाइव सेशन होते हैं। बट जो लाहौर में मुझसे वो मिल सकते हैं, लाइव सेशंस हैं। सेशंस जो है रिकॉर्डेड होते हैं, हमेशा की आपको एक्सेस उसके ऊपर होगी। सर्विसेज लैब की रिकॉर्डिंग्स हमेशा अवेलेबल हैं, जो कि ईच सर्विस की सेपरेट लैब्स भी हैं। कम्युनिटी मेरी एक है जिसके ऊपर मैंने इस नंबर के ऊपर कम्युनिटी, अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो उसके ऊपर मैसेज भी कर सकता है, और मैं बल्कि यहाँ पर चैट में मेंशन कर देता हूँ। आप लोग जो है वो उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका बेनिफिट ये होगा कि हम वहाँ पर जॉब्स जो आती हैं वो भी डिस्कस करते हैं, कोई किसी को इश्यूज आते हैं तो वहाँ पर और भी प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं, तो हम वहाँ पर एक अच्छी एक्टिविटी करते रहते हैं, तो वहाँ पर क्वेश्चन भी आ जाए तो हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, AWS का कुछ कोर्सेज फ्री भी है, वो मैं इंशाल्लाह आपको इसमें शेयर करूंगा। लिनक्स का एक है, मैं उसका मेरे शेयर कर दूंगा, मेरे ख्याल से मैं उज़ैर आई एम नॉट अवेलेबल, लेकिन जो जो है ना वो सारी डिटेल्स मेरे ख्याल से उज़ैर ने मेंशन भी कर दी है। एनीवेज, अपने कुछ स्टूडेंट के सर्टिफिकेट्स भी दिखा देता हूँ। काफी सारे स्टूडेंट्स हो चुके हुए हैं, उनके सर्टिफिकेट्स कुछ के ये हैं AWS के जो कंप्लीटेड है, पढ़ चुके हुए हैं और कर चुके हुए हैं। अब आसान टॉपिक को आते हैं, दीज आर द मार्केटिंग काइंड ऑफ थिंग्स जो कि मैंने स्किप कर दिए हैं। इंपॉर्टेंट ये कि सीखो, और सीखना कैसे है, AWS की कुछ सर्विसेज को डिस्कस कर लेते हैं। AWS कुछ सर्विसेज का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दूंगा, सिर्फ इसलिए, बल्कि और साथ साथ आपको कंसोल पे दिखाता भी दूंगा। पहले मैं आपको AWS की कंसोल दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को है। अच्छा, AWS का ये मेरा अपना अकाउंट है, एल्बिस्टेक का अकाउंट है, मैंने इट्स माय ओन अकाउंट। इसमें मैंने शायद स्लाइड्स में मेंशन नहीं किया, आप लोग जो भी कोर्स मुझसे पढ़ता है उसकी जितनी भी लैब्स होती हैं, हैंड्स ऑन लैब्स हैं, वो सारी इस अकाउंट के ऊपर होती है, और वो उसके यानी कि कोई चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं होते, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है ऑब्वियसली। AWS की EC2 सर्विस है, AWS VPC सर्विस है, यहाँ पर रीजन्स अवेलेबल हैं। मेनली ये है कि आप लोग इस चीज को फील करना कि अगर आपको आज आफ्टर 5 मिनट्स एक कोई क्लाइंट, अगर आपके पास AWS का नॉलेज है, अगर मुझे इस टाइम कोई 5 मिनट बाद अचानक से कोई कोरिया से कोई क्लाइंट उठ के आ जाए और मुझे कहे कि मुझे ना अपनी वेबसाइट सेटअप करवानी है, तो आप कर दोगे? कितनी देर में कर दोगे? मैं उसको, अगर मैं कोई कोई अपना SLA डिफाइन नहीं किया हुआ, तो मैं कहूंगा मैं 1 घंटे में कर, ना मुझे कोरिया जाना पड़ेगा, ना मुझे कोई किसी और वेबसाइट्स को सर्च करना पड़ेगा, ना मुझे कोई गूगल पे जाके सर्च करनी पड़ेगी। मुझे इमीडिएटली सर्वर परचेज करना है, वहां पर जाकर अपना जो सारा काम करना है, अगर मैं घंटे में कर सकता हूँ, तो यहाँ से डायरेक्टली रीजन सेलेक्ट करूंगा, सियोल कोरिया का रीजन है, आपको वो मिल जाएगा, आप वहां चले जाओगे। जरूरी नहीं कोरिया में करो, लेकिन कोरिया में क्यों करूंगा? क्योंकि जितना नजदीक होगा यूजर, मेरे अगर यूजर ही कोरिया के हैं तो मैं उसको क्यों उठा के अमेरिका में करूँ, मैं क्यों उसको यूरोप में जाके डाल दूँ? उसको मैं ऐसी लोकेशन पे उसकी एप्लीकेशन होस्ट करूंगा जितनी उसकी नियरेस्ट होगी, उतने उतना उसकी एप्लीकेशन फास्ट हो जाएगी, उतनी जो है वो यूजर्स के लिए इजी हो जाएगी, फ्रेंडली हो जाएगी ना उसकी। ये सारे AWS के रीजन है। आपको जिस रीजन के अंदर जो सर्विस क्रिएट करनी है, जो सी भी जो है वो सर्वर क्रिएट करना, स्टोरेज क्रिएट करनी, डेटाबेसेस क्रिएट करनी, यू कैन इजीली क्रिएट इट। तो हमारे पास, मैं इस टाइम फ्रैंकफर्ट मैंने लॉग इन किया हुआ है, जो चीज क्रिएट करनी है हम यहाँ से कर सकते हैं। AWS ने ये सारे AWS के रीजन हैं, इसके अंदर अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, वो थोड़ा ज्यादा ट्रिकी हो, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बड़ा शॉर्ट सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रीजन सिर्फ समझ ले, जियोग्राफिकल रीजन होता है, एरिया होता है, उन्होंने एक डिफाइन किया हुआ है कि भाई ये नॉर्थन वर्जीनिया है, ओहायो, कैलिफोर्निया, ऑरेगन, के पास सारे अवेलेबल है, तो AWS ने इस तरह से उसको सेग्रीगेट किया हुआ है। उसके अलावा AWS की जो कॉमन सर्विसेज हैं वो यहाँ पर अगर आप सर्च करना चाहें सर्च भी कर सकते हैं, ये यहाँ पर, अदरवाइज आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। कौन कौन सी हैं? एनालिटिक्स की सर्विसेज अवेलेबल है, वो ये सारी अवेलेबल हैं। आपको एप्लीकेशन इंटीग्रेशन की चाहिए, AR/VR की चाहिए, आपको कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, ब्लॉकचेन की सर्विसेज अवेलेबल हैं, बिजनेस, कंप्यूट, कंटेनर्स, उसके अलावा डेटाबेसेस, डेवलपर्स, सारी डिस्कस करते हैं। फ्रंट एंड, वेब एंड मोबाइल, गेम डेवलपमेंट, इंटरनेट, IoT की, मशीन लर्निंग की, मीडिया की, माइग्रेशंस की, नेटवर्क्स की, क्वांटम टेक्नोलॉजीज भी है, रोबोटिक्स की, सैटेलाइट की मैंने आपसे जिक्र किया था, सैटेलाइट की भी यहाँ सर्विस अवेलेबल है, सिक्योरिटी और स्टोरेज की अवेलेबल है। तो ये सारी सर्विसेज हैं AWS की, जो कि तकरीबन अगर मैं काउंट करूँ तो मोर देन 200 सर्विसेज,
200 से ज्यादा सर्विसेज हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं और उनके ऊपर अपनी जाके क्या नाम है कुछ भी क्रिएट करना है आप वहां पर क्रिएट कर सकते हो, उससे जो भी आप कंसर्न है। मतलब ये कि वन स्टॉप शॉप है, इसको इसीलिए कह रहा था कि आपको यहाँ पर जो चीज क्रिएट करनी है यहाँ से ही आप कंसोल से कर सकते हैं। ये कंसोल है AWS का, जिसके थ्रू आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं और सेटअप कर सकते हैं। सो सेटअप में अगर टाइम मिला एंड पे अगर आप लोग का इंटरेस्ट हो तो एक दो चीजें करके भी दिखा दूंगा, बट अभी हम अपने उसको कंटेंट को कवर करते हैं। तो सर्विसेज का जिक्र मैं करने लगा था, AWS की सर्विस का मैं जिक्र कर रहा था और वो सर्विस थी IAM। IAM AWS की सर्विस है जिसका नाम है, जिसको कहते हैं आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। AWS की ये सर्विस है जिसके थ्रू हम, ये जो कंसोल मैंने भी आपको दिखाया था ना, इस कंसोल के ऊपर मुझे अगर आप लोग को एक्सेस देनी है, कोई यूजर क्रिएट करना है, तो मैं उसकी सर्विस जो है वो यहाँ से जाके सर्विस क्रिएट करूंगा, आपके यूजर्स क्रिएट करूंगा, आपकी परमिशन स्पेसिफाई करूंगा, ग्रुप्स क्रिएट करना, ये सब कुछ जो है ना मैनेजमेंट लेवल की जो चीजें है ना जो हमें करनी है वो हम IAM के थ्रू करते हैं। ये शॉर्ट सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा सारी सर्विसेज का जितनी भी मैंने यहाँ पर मेंशन की थी। AWS की सर्विस है Amazon S3, ये AWS की स्टोरेज सर्विस है, इसको कहते हैं सिंपल स्टोरेज सर्विस, इसके 3 S लिखे हैं, 3S, सिंपल स्टोरेज सर्विस। अगर आपको बहुत छोटी से छोटी कोई फाइल स्टोर करनी है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना है, टेराबाइट्स में डेटा स्टोर करना है, पेटाबाइट्स में डेटा स्टोर करना है, एक्साबाइट्स में डेटा स्टोर करना है, यू कैन इजीली स्टोर इट एनीवेयर, क्योंकि एक्साबाइट्स का अगर मैं डिस्कस करूं तो एक्साबाइट तकरीबन 1 एक्साबाइट 10 लाख टेराबाइट के बराबर होता है। तो अब आप ये AWS की डॉक्यूमेंटेशन पे सारी चीजें मेंशन है, मैं सिर्फ वैसे अट्रैक्ट करने के लिए नहीं आप लोगों को बोल रहा। ऑब्वियसली दीज आर द सर्विस जहां पर आप लार्ज, इसकी अगर आप डेफिनेशन देखो S3 की, ये लिखा हुआ है कि इसके अंदर बकेट्स होती हैं जिसमें डेटा स्टोर होता है और वो उसमें डेटा अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होता है। उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कोई लोकेशन या कोई स्पेसिफाई करने के इतनी अमाउंट ऑफ डेटा, उसमें लिखा हुआ है अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर हो जाता है, तो आप वो स्टोर करते हैं। बट कुछ छोटी मोटी हैं यानी कि लिमिट्स हैं जो कि आप उसको इंक्रीज भी करवा सकते हो AWS पे। बट इफ यू हैव AWS की सर्विस है Amazon S3 EC2, AWS के ऊपर अगर आपने आज अभी सर्वर लगाना है, यानी इंस्टेंस कोई क्रिएट करना है, सर्वर क्रिएट करना है, लिनक्स का करना है, विंडो का करना है, लिनक्स के अंदर अगर आपने रेड हैट करना है, यूबंटू करना है, सेंटोस करना है, फिडोरा करना है, सूजी करना है, कोई भी करना है उसका वर्जन या उसका फ्लेवर, तो आप यहाँ पर कर सकते हो। विंडोज 2019 करना है, 2016 करना है, 2012 करना है, जो सा विंडोज का मशीन आपने लॉन्च करनी है आप यहाँ कर सकते हो। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आपको एक सर्वर आप लॉन्च कर रहे हो, आपको 1 GB रैम और 1 प्रोसेसर का चाहिए, तो आप क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको 100 बल्कि मेरे ख्याल से 3000 GB रैम यानी कि 3 टेराबाइट से भी ऊपर तक के अगर आपको सर्वर्स क्रिएट करने हैं, इससे भी ज्यादा है बट अगर आप क्रिएट करने हैं तो आप यहाँ क्रिएट कर सकते हो। फिजिकल सर्वर्स अवेलेबल है, वर्चुअल सर्वर्स अवेलेबल है, ऑल ऑफ द काइंड्स आर अवेलेबल, बट दीज आर द EC2 जो कि बड़े से बड़े लेवल से भी आप क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद आता है ऑटो स्केलिंग। इसकी ऑटो स्केलिंग लिखा यानी कि लोगो बना हुआ लेकिन इस पे लिखा नहीं हुआ। ऑटो स्केलिंग का मतलब ये होता है, मैंने आपको बताया था कि मेरे पास अभी एक क्लाइंट है, कल ही यानी कि एक क्लाइंट है जिसकी 1000 ट्रैफिक आ रही, कल ही वो अचानक से 10,000 पे भी चली जाएगी तो मुझे मसला नहीं होगा, बिकॉज अगर मैंने अपने सेट आर्किटेक्चर के अंदर ऑटो स्केलिंग क्रिएट की भी है तो माय इंफ्रास्ट्रक्चर विल ऑटोमेटिकली स्केल अप टू द टू मैनेज ऑल ऑफ द ट्रैफिक। अप टू द वो होता है कि जहां पर हम डिफाइन करते हैं कोई लिमिट, लेकिन अगर मैं लिमिट नहीं डिफाइन की हुई देन इट विल क्रिएट मोर रिसोर्सेज। यानी कि एक सर्वर चल रहा था, हमारी ट्रैफिक 1000 को मैनेज करने के लिए एक सर्वर हमने रखा हुआ था, बट सडनली वो 2000 हो गया तो उसके लिए 2 सर्वर चाहिए, इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट अनदर सर्वर। अगर आपकी ट्रैफिक फिर भी नहीं रुकी तो इट विल क्रिएट अनदर सर्वर एंड इट विल कंटिन्यूअसली क्रिएटिंग इट। लिमिट डिफाइन करते हैं वहां पर, लेकिन अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, मैं इजी एक वर्डिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और उसका जो बेनिफिट है सबसे बड़ा ये है कि आपका सपोज दैट के पूरे दिन में 20 घंटे जो है वो एक सर्वर चल रहा था, आपको एक सर्वर की कॉस्ट पड़ रही है। आपका एक सपोर्टिंग सर्वर जो है वो 2 घंटे के लिए चला, आपको 2 घंटे की बिलिंग पड़ेगी। जब सर्वर की ट्रैफिक जो है वो आपकी कम होना चाहिए, जितने सर्वर्स इंक्रीज हुए थे वो ऑटोमेटिकली बारी बारी ट्रैफिक जो है वो यानी कि टर्मिनेट होते जाएंगे और वापस अपनी एक्चुअल फॉर्म में आ जाएंगे। इसको ऑटो स्केलिंग और स्केल इन एंड स्केल आउट कहते हैं। ये ऑटो स्केलिंग का इस पे एक शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन है। ट्रैफिक जितनी भी डिस्ट्रीब्यूट होती है टुवर्ड्स दीज सर्वर्स दीज मशीन्स, वो इलास्टिक लोड बैलेंसर के थ्रू होती है। लोड बैलेंसर आपके ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है, इक्वल ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कराता है टुवर्ड्स योर सर्वर्स। तो ये इसकी यूज होती है। AWS की सर्विस है क्लाउड वॉच, ये यूज होती है फॉर द मॉनिटरिंग पर्पसेस। अगर आपने एप्लीकेशन अपना सर्वर्स की मॉनिटरिंग करनी है, यानी कि मेरा ये इसी को सर्वर चल रहा है, इसकी रैम की मॉनिटरिंग करनी है, इसके CPU की मॉनिटरिंग करनी है, इसकी
नेटवर्क की इनपुट आउटपुट्स, आईओएस की थ्रूपुट की मॉनिटरिंग करनी है, यू कैन यूज द क्लाउड वॉच। उसके अलावा अगर आपने क्या नाम है लॉग्स मॉनिटर करने हैं, एप्लीकेशन के लॉग्स भी मॉनिटर कर सकता है, सर्वर के लॉग्स भी मॉनिटर कर सकता है, ये क्लाउड वॉच यूज होता है। इसमें अलार्म भी क्रिएट होते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मुझे कोई अलार्म क्रिएट हो जाए कि मेरा जैसे सर्वर कभी टर्मिनेट हो जाए या बंद हो जाए या खुद से कोई क्रैश कर जाए, तो मुझे ईमेल और एसएमएस आ जाए, तो वो अलार्म भी क्रिएट हम इसमें कर सकते हैं। और भी चीजें आती हैं, ये बड़ी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दी है मैंने। क्लाउड वॉच इज अ बिग थिंग एज वेल। वीपीसी इज अ बिगेस्ट थिंग, मैं बल्कि कहूंगा इन सब सर्विसेज में सबसे बड़ी चीज आती है, जिसको कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द आर्किटेक्चर लेवल डिजाइनिंग। अगर आप डिजाइन कर रहे हैं आर्किटेक्चर, और अगर आपने वीपीसी सही से डिजाइन किया ना, जिसने मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था अटैक से रिलेटेड, तो ये याद रखना, अगर आपने एडब्ल्यूएस ने आपको फीचर दे दिया, अगर आपने वीपीसी सही से डिजाइन नहीं किया और आपके डेटा लीक हो गया और अटैक हैकर्स आके लेके आया, तो आप सबसे पहले एडब्ल्यूएस आपके वीपीसी को देखेगा और आपको बताएगा कि भाई आपने क्या लूपहोल छोड़ा था। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि भाई आपको कौन से सर्वर्स प्राइवेट सबनेट्स में रखने हैं, कौन से पब्लिक में रखने हैं, कि कौन सा ट्रैफिक आपकी इंटरनेट गेटवे से आनी है, कौन सी नेट गेटवे से आनी है, आपको एनएससीएल जो नेटवर्क एसीएल होती है वो कैसे लगानी है, ये सारा कुछ हम इसमें डिफाइन करते हैं। तो वीपीसी इस पर्पस के लिए, नेटवर्क लेवल की डिजाइनिंग के लिए। इलास्टिक बीनस्टॉक डेवलपर्स की बड़ी अट्रैक्शन रखने वाली सर्विस है कि इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि सपोज दैट कि आपके कोई डेवलपर है, उसको एडब्ल्यूएस का अकाउंट दे दिया और डेवलपर कहता है यार मैंने पाइथन की एप्लीकेशन या जावा की एप्लीकेशन को बना ली है, मुझे नहीं पता कि यार सर्वर कैसे क्रिएट होते हैं, मुझे नहीं पता कि स्टोरेजेस कैसे क्रिएट होती हैं, मुझे नहीं पता डेटाबेसेस कैसे क्रिएट होती हैं, नेटवर्क कैसे डिजाइन होता है, ऑटो स्केलिंग कैसे लगती है, लोड बैलेंसिंग कैसे, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता था कि भाई मैंने डेवलप कर दिया, मैंने एक एप्लीकेशन बना ली, अब मुझे चलानी है, मुझे चलती भी चाहिए। तो आप जाएंगे इलास्टिक बीनस्टॉक के ऊपर, इलास्टिक बीनस्टॉक आपसे कहेगा भाई अपना कोड कहाँ है, तो आप अपना कोड उसमें अपलोड कर दें। आपसे पूछेगा भाई आपका फ्रेमवर्क कौन सा, यानी आपने कौन सी लैंग्वेज का कोड लिखा है, यानी पीएचपी का था, आपका पाइथन का था, आपका जावा का था, किसका था, आप कहेंगे पाइथन का था, पाइथन सेलेक्ट करेंगे। आप कहेंगे भाई ये मेरा इन्फॉर्मेशन है, एक दो चीजें आपसे एक और पूछेगा, उसके बाद आप कहेगा भाई स्टार्ट कर दो। ये लेगा कोई 10-15 मिनट, 10 मिनट 15 मिनट बाद कंप्लीट एप्लीकेशन। अब इसको पता है कि भाई पाइथन की एप्लीकेशन के लिए क्या डिपेंडेंसीज चाहिए, क्या पैकेजेस चाहिए, इसे सब कुछ इंस्टॉल करके सब कुछ सेटअप करके एट द एंड ऑफ द कंप्लीशन आपके पास यूआरएल दे देगा और कहेगा भाई ये आपकी एप्लीकेशन लाइव है। बैकएंड पे क्या कुछ किया इसको ये खुद ही जानता है। ये इजी वेस्ट वे है, ये टेस्टिंग के लिए बड़े लोग यूज करते हैं, डेवलपर्स जो है ना बड़ा लाइक करते हैं क्योंकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। इलास्टिक बीनस्टॉक खुद से कर लेता है। आप डॉट नेट की एप्लीकेशन डालेंगे, ये खुद से विंडोज सर्वर चलाएगा, उसके ऊपर IIS जो उसकी चीजें हैं वो सारी इंस्टॉल करके आपकी एप्लीकेशन रख के लाइव करके आपका यूआरएल दे देगा भाई ये एप्लीकेशन लाइव। तो ये इलास्टिक बीनस्टॉक इसलिए यूज, और भी पर्पसेस है बट शॉर्टेस्ट इजीएस्ट जो डेफिनेशन है वो ये है। आखिरी सर्विस जो कि मैं भी थक गया, क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन एडब्ल्यूएस की इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड सर्विस है, IaaC, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड या इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस भी कहते हैं, लेकिन हम इसको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड कहते हैं कि भाई मैंने ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया, मैंने किधर गया मैंने जो है वो सॉरी मैंने IEM भी बनाया, S3 बनाया, VPC, ये सारा कुछ बनाने के बाद मैंने कहा कि भाई मुझे ये सारा कुछ दोबारा बनाना पड़ गया। यानी कि मैंने एक दफा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनुअली सारी चीज सर्विसेज बनाई, उनको वापस में लिंक भी कर दिया। मेरा क्लाइंट कहता है यार एक और दोबारा इसकी एक रेप्लिका क्रिएट कर दो या किसी और अकाउंट में क्रिएट कर दो। मैंने पहले ही पूरा हफ्ता लगा के सारा कुछ सेटअप किया था और यानी कि सब कुछ उसी के फॉर्म में लेके आया था, आपको दोबारा क्रिएट करना पड़ा। आप पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड कर लो, हर चीज को कोड कर लो, इसमें कोडिंग होती है, इसके अंदर YAML और JSON के अंदर आप कर सकते हो, आप कोड कर लेते हो और आपको अगर दोबारा क्रिएट करना है उसी कोड को किसी भी अकाउंट में या मैं आपको दे दूं आपके पास भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर चल जाए। तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड में कन्वर्ट करने की जो सर्विस यूज होती है उसको हम क्लाउड फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये सर्विस हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की एक लैब है, जरूर अगर टाइम मिलता है तो हम कर लेते हैं, अदरवाइज स्किप कर देते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आंसर पे डिपेंड करता है। आखिरी स्लाइड बस यही है कि आप लोग अगर रजिस्टर करना चाहते हो, रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है वो नीचे दिया हुआ है। मेरा इंशाल्लाह कोर्स 8 जनवरी से इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है। ये ऐसे 3-4 महीने बाद ही स्टार्ट होता है, लेकिन अभी लकी टाइम था क्योंकि मैंने अभी डेवऑप्स का सेशन खत्म किया है, उसका मेरा खास है जनवरी के फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर इंशाल्लाह ये डेवऑप्स स्टार्ट हो रहा है, 8 जनवरी को ये स्टार्ट होगा और ये वीकेंड बेस्ड क्लासेस हैं। और जो जो चीज़ मैंने बताई है ऑब्वियसली इसकी कोर्स आउटलाइन सब कुछ आपके लिंक्स जो है वो चैट में शेयर कर दिए मैं उज़ैर ने, आप उसको ले सकते हो। मैं डेमो करता हूँ लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन अगर आपके हैं तो क्वेश्चन आपको कर सकते जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम। हेलो।
जी जी मुझे आवाज आ रही है। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि दो तीन बेसिक से क्वेश्चन है। एक सबसे पहला तो ये कि मेरा कोई आईटी बैकग्राउंड नहीं है, मैं मैथमेटिक्स का एक स्टूडेंट हूँ। सो कोई मतलब मैंने लैंग्वेज जो है कंप्यूटर लैंग्वेज वो नहीं ऑलरेडी सीखी। उसके अलावा को बहुत ज्यादा कंप्यूटर बैकग्राउंड है नहीं टुडे। सो लिनक्स कुछ थोड़ा बहुत सीखा है, वो भी बिल्कुल बेसिक कमांड्स की हद तक। वो उसमें 34 कमांड्स थी कुछ चंद मैंने जो है लर्न किए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि AWS, आज का हमारा टोटल सेशन था AWS के ऊपर। जी जी बिल्कुल। और डेवऑप्स और AWS में एक AWS का समझ आ गया, हमने बेसिकली डाटा को लाइव करना है, क्लाउड पर कन्वर्ट करना है। उसकी बड़ी वजह ये है कि हम लोग चाह रहे हैं कि सारा हमारा जो एक तो सिक्योरिटी पर्पस इंप्रूव हो जाए, दूसरा ये है कि हमें बहुत ज्यादा सर्विसेज जो हैं वो सारी खुद कॉस्ट भी हमारे वो रिड्यूस हो जाए, बहुत सारी बेनिफिट्स हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि डेवऑप्स और AWS में क्या फर्क है। दूसरा ये है कि क्या जो डेवऑप्स है क्या वो फाउंडेशन है AWS की या नहीं, डेवऑप्स टोटली सेपरेट है और AWS सेपरेट है। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आईटी बैकग्राउंड और ये सब चीजें जो आपने बताया कि आपका नहीं है, लेकिन एक चीज सिर्फ ये रखे, मैंने आपको बताया कि आपको सीखना है। आपने इस सेंस को, इस चीज को लेकर सीखना है कि आपने एक नई चीज सीख रहे हैं और वो यानी कि बेनिफिशियरी भी है। अब चीजें कि वो कितनी आसानी से सीखी जा सकती है, प्रोग्रामिंग की स्किल्स, प्रोग्रामिंग इसमें मेरा नहीं, क्योंकि देखिए हमारा काम प्रोग्रामिंग किसको चाहिए, प्रोग्रामिंग उसको चाहिए जो कि एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है, जिसने एप्लीकेशन बनानी है, हमने डिप्लॉय करनी है, हमारा काम है डिप्लॉयमेंट का। लेकिन इसमें ये नहीं, मैं इग्नोर नहीं कर रहा कि भाई आपको नहीं करनी, अगर आपके पास प्रोग्रामिंग की स्किल है, दिस इज वेरी 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 एज जो का आपको मिलेगा बाकियों के कंपैरेटिवली। लेकिन अगर आपके पास वो स्किल नहीं है तो ये आपका ब्लॉकेज नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने डिप्लॉयमेंट्स करनी है। अब डिप्लॉयमेंट्स करनी है, उसके लिए आपके पास ये पता होना चाहिए कि डिप्लॉयमेंट के लिए क्या क्या चीज़ है। मैंने लिनक्स का नाम लिया, मुझे पता है कि लिनक्स की जरूरत पड़नी, मुझे पता है कि लिनक्स के बगैर जो है वो आपको प्रॉब्लम आएगी। लिनक्स आप कर लोगे, उसके बाद बात आती है कि भाई आपको अगर किसी जगह पे किसी सर्विसेज के अंदर लैंग्वेजेस जिस तरह है, जैसा मैं अभी क्लाउड फॉर्मेशन का जिक्र किया, क्लाउड मुझे लिटरली अभी भी मैंने क्लाउड फॉर्मेशन में काफी काम किया, मुझे ना YAML सही से आती है ना मुझे JSON आती है, मैंने अभी जिक्र किया था उसका। लेकिन आपको यानी कि क्रिएट करते हुए आपके सामने जब चीजें क्रिएट हुई होती है और आपको जो इनकी डॉक्यूमेंटेशन आप उसको पढ़ते हैं, आप इजीली उसको फॉलो कर लेते हैं। मुझे अभी भी लिखना पड़े, मैं जीरो से बगैर देखे नहीं लिख सकता, लेकिन मैं डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के सब चीजें कर सकता हूँ। ये पहली चीज थी। अब दूसरी चीज ये कि डेवऑप्स और इसमें AWS में डिफरेंस, सबसे पहले तो ये याद रखें कि यार AWS एंड डेवऑप्स कोई भी यानी किसी के ऊपर डिपेंडेंट की जो मैं बात नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कहूँगा फाउंडेशन नहीं है। DevOps बिल्कुल टोटली डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होती है, AWS से डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होती है। मैं इसको एक्सप्लेन इस तरह से करता हूँ, मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करके समझाता हूँ आपको कि सपोज दैट कि मैं लिखता हूँ DevOps एंड AWS। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि सपोज दैट कि आपने एप्लीकेशन सर्वर अपने लगा दिए, डेटाबेसेस अपनी लगा दी, अपना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो। सॉरी टू इंटरप्ट यू, स्क्रीन शायद स्टक होगी। हाँ जी, अब नजर आ रहा है जी। अच्छा आ रही है, अच्छा बाकियों को आ रही है जी? आ रही है सर, आ रही। ओके थैंक यू। सपोज दैट कि ये आपका AWS है जिसके ऊपर आपने ना अपनी एप्लीकेशन होस्ट करनी थी, आपने सर्विसेज भी ले ली, डिफरेंट स्टोरेज भी, डेटाबेसेस की भी, और जहां पर आपके वेब सर्वर चल रहे हैं सब चल रहा है। अब बात आती है कि डेवऑप्स क्या है। डेवऑप्स असल में एक कहते हैं स्ट्रेटजी है जो कि आपकी ऑटोमेशन के लिए यूज होती है। अब ऑटोमेशन का क्या मतलब है कि हम लोगों ने क्रिएट कर दिया। अब डेवऑप्स का इज अ डिफरेंट टॉपिक, लेकिन डेवऑप्स के अंदर एग्जैक्टली ये चीज आती है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट साइकिल है ना वो ऑटोमेट हो जाए। डेवलपमेंट साइकिल भी ऑटोमेट हो जाए, डिप्लॉयमेंट साइकिल भी। मैं यहाँ पर वर्ड लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए। एक डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। डिप्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट का जो साइकिल है ये ऑटोमेट करना है ना अगर हमें, तो हमें उसके लिए डेवऑप्स यूज करना है। अब हम लोगों ने सपोज दैट की एक एप्लीकेशन बना दी, हमारी एप्लीकेशन बन गई, डेवलपर के लैपटॉप से शुरू होती है ना लैपटॉप डेवलपमेंट। डेवलपर ने डेवलप की, कोडिंग कर ली, उसने अपना कोड फेंक दिया गिटहब के ऊपर। गिटहब होती है रिमोट रिपोजिटरी। अब वो वहां कोड चला गया,
कोड जाने के बाद अब कोड वहां पर पड़ा पड़ा तो नहीं चलेगा, उसको चलाना कहाँ पर है, उसको चलाना तो ऑब्वियसली किसी सर्वर पे, और सपोज दैट कि आपके सर्वर्स जो हैं वो यहाँ पर पड़े हैं, आपके सारे रिसोर्सेज AWS पड़ा, वो कोड कहाँ पर हुआ है, वो पड़ा हुआ है गिटहब के ऊपर। मैंने यहाँ पर लिख दिया गिटहब है, या बहुत सारी और रिपोजिटरीज है, इसलिए मैं गिटहब सिर्फ नहीं लिखता, लेकिन आपका कोड यहाँ पड़ा हुआ है। डेवलपर ने यहाँ से कोडिंग की, उसने अपना कोड फेंका गिटहब के ऊपर। एक डेवलपर ने नहीं, बल्कि यहाँ पर समझ सपोज दैट कि हंड्रेड्स ऑफ डेवलपर्स बैठे, ठीक है, यहाँ पर डेवलपर्स बैठे, उन्होंने अपने कोड कर करके यहाँ पर फेंकते जा रहे हैं। अब वो फेंक तो रहे हैं, अब यहाँ पर उनको चलाने के लिए कुछ जगह चाहिए, तो डेवऑप्स क्या करता है, डेवऑप्स के अंदर डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं, जिसमें मैंने अभी गिट और गिटहब का नाम ले रहा हूँ। गिट इज भी उसके अंदर इंक्लूड होता है, जो कि डेवऑप्स के टूल में आता है। उसमें डॉकर्स आता है, जेंकिंस आता है, एंसिबल है, टेराफॉर्म है, क्यूबरनेटिस है, बहुत सारे टूल्स हैं जो कि इसके अंदर यूज होते हैं। लेकिन सपोज दैट कि आपका कोड आ गया, यहाँ पर एक टूल यूज होता है जिसका नाम है CI टूल है, जो कि हम जेंकिंस आमतौर पर, अगर जेंकिंस की एग्जांपल है तो CI टूल है, CI टूल इसको कहते हैं। जेंकिंस का नाम लेता हूं, वो करता क्या है, वो करता है कि यार जैसे ही आपकी गिटहब के अंदर कोई चेंज आएगा ना, तो एक पाइपलाइन जो है ना, इसके अंदर पाइपलाइंस का कॉन्सेप्ट यूज होता है। वो कहता है यार ये जैसे ही कोई कोड में चेंज आए ना, उसको उठाना, उस कोड को उठाने के बाद उसको बिल्ड करना। मैं यहाँ पर बल्कि इसमें लिख देता हूँ, इस तरह में लिखता हूँ आप लोगों को, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले वो कहता है कि यार जब कोड आए ना आपके पास, सबसे पहले उसको गेट करना, बिल्ड करना, टेस्ट करना। मैं अभी 3 स्टेजेस लिखता हूँ सिर्फ, और उसके बाद उसको ना डिप्लॉय करना। अब वो करेगा क्या, एक मशीन पकड़ेगा जल्दी से, उसके ऊपर उसको बिल्ड करेगा। उसके कोड को बिल्ड करने का मतलब ये होता है कि उस कोड को चलाने के लिए जो डिपेंडेंसीज चाहिए, लाइक कि वो पाइथन की एप्लीकेशन थी, पाइथन की जितने भी पैकेजेस रिक्वायर्ड है, जितनी डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड है, वो सब कुछ उसमें पहले से पड़ा होगा, या वो उस टाइम सेटअप करेगा, बिल्ड करेगा, उस कोड को उठा के उस पर रखेगा, उसके बाद उसके टेस्ट केसेस रन करेगा। डेवलप क्यूएस वालों ने टेस्ट केसेस बनाए, जो टेस्ट केसेस की रिपोर्ट्स जनरेट करके ईमेल कर देगा डेवलपर्स को। अगर तो टेस्ट पास हो गए तो आगे डिप्लॉय में चला जाएगा, अदरवाइज वो डेवलपर को कहेगा भाई आपके टेस्ट में मसला है, वो आगे से जाके इनमें। और डिप्लॉयमेंट का जहां पर बात है कि वो कहेगा भाई अब मुझे बताओ कि कहाँ डिप्लॉय करना है। यहाँ पर भी 3-4 चीजें आ जाती है। कंपनी कहती है कि भाई डिप्लॉय करना है यानी डेवलपमेंट की एक मशीन के ऊपर, कुछ कहते हैं नहीं हमें डिप्लॉय करना है स्टेजिंग के ऊपर, और कुछ डिप्लॉय करते हैं कि भाई ये कोड फाइनलाइज है और इसको डिप्लॉय कर दो प्रॉड के ऊपर। अब बात आ जाती है, ये डिसाइड करता है कि मुझे कहाँ डिप्लॉय करना है। वो क्या होता है, ऐसे ये डेव भी कभी एक मशीन जो है वो AWS पे पड़ी हुई है, स्टेजिंग की भी एक मशीन AWS पे पड़ी हुई है, प्रॉड की भी एक मशीन AWS पे। तो इसीलिए मैं ये बात असल में समझाने का मेन पर्पस ये कि डेवऑप्स डिफरेंट ऑटोमेशन के लिए यूज होता है, और AWS जहां पर डिप्लॉयमेंट्स करनी है, जहां पर आपके वो सर्वर्स पड़े हुए हैं, जहां पर आपकी वो सर्विसेज पड़ी हैं जो कि डिप्लॉयमेंट और ऑटोमेशन में यूज होनी है, उन टूल्स को यूज करके आपने ऑटोमेशन करनी है, और डिप्लॉयमेंट जहां पर करनी है वो AWS या कोई और क्लाउड। तो दोनों एक दूसरे के साथ यूज हो रहे हैं, इसलिए अब रेकमेंडेड ये होता है कि हम ये यूज करें। अब एक और आखिरी चीज इसमें इंक्लूड करूंगा और उसके बाद बात को खत्म करूंगा कि सम टाइम नहीं, बल्कि ये कहा जाता है कुछ कंपनीज जो कि कहती है कि यार डेवऑप्स कॉन्सेप्ट है, एक मैंने बताया ना कॉन्सेप्ट है कि वो ऑटोमेशन के लिए यूज होता है। AWS कहता है कि अगर आप सर्वर्स AWS के यूज कर रहे हो, स्टोरेजेस AWS की यूज कर रहे हो, डेटाबेसेस AWS की यूज कर रहे हो, तो ऑटोमेशन क्यों डेवऑप्स के ओपन सोर्स टूल्स के थ्रू कर। जेंकिंस ओपन सोर्स टूल्स है, जो मैंने बताया एंसिबल ओपन सोर्स टूल्स है, और बहुत सारे ओपन सोर्स टूल्स हैं। तो AWS कहता है कि यार आप सब कुछ मेरे ऊपर कर रहे हो, तो ऑटोमेशन के लिए ये टूल्स क्यों यूज कर रहे हो। दुनिया में ज्यादातर पॉपुलर टूल्स जो मैंने डेवऑप्स के जल्दी से लिख देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जेंकिंस है, एंसिबल है, टेराफॉर्म है, क्यूबरनेटिस है, डॉकर है, ये सारे टूल्स है, और बहुत सारे भी टूल्स हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल ये टूल्स है। तो AWS कहता है क्यों आप ये यूज कर रहे हो। आप जब सर्वर्स मेरे यूज करें, स्टोरेज मेरे यूज करें, डेटाबेस मेरे यूज करें, तो मेरे पास जेंकिंस भी है, मेरे पास एंसिबल भी है, मेरे पास टेराफॉर्म भी है, मेरे पास क्यूबरनेटिस भी है, मेरे पास डॉकर भी है, लेकिन उनकी सर्विसेज के नाम डिफरेंट है। AWS की ये भी सर्विसेज है, इनको डेवलपर टूल्स कहते हैं, जिसके अंदर AWS का अपना गिटहब, मैंने जैसा बताया था गिटहब AWS के अंदर पड़ा हुआ है, उसका नाम है AWS कोड कमिट। यहाँ लिख देता हूँ कोड। AWS की जो सपोज दैट मैं जस्ट कह रहा हूँ कि जेंकिंस का काम तो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जेंकिंस की तरह जो काम करती है वो AWS की एक सर्विस, उसका नाम है कोड पाइपलाइन, वो कर लेती है। अगर मैं एंसिबल की बात करूं तो एंसिबल की तरह का एक कोड सर्विस है, उसका नाम है
ऑप्स नाम थोड़ा सा भूल गए थे। अच्छा एंसिबल का नाम इसमें है ऑप्स। अगर आपको डॉकर वहां पर यूज करना है तो वहां पर AWS की सर्विस है। डॉकर का ही कॉन्सेप्ट यूज होता है, कहते हैं ECS, इलास्टिक कंटेनर सर्विस। उसके अलावा क्यूबरनेटिस की बात करें तो क्यूबरनेटिस ही है वहां पर, लेकिन उसका नाम है EKS। तो बात की AWS कहता है यार, अब जो डेवऑप्स के टूल्स AWS के अपने भी हैं, लेकिन दुनिया में ज्यादातर जो डेवऑप्स के टूल्स हो रहे हैं वो यूज हो रहे हैं वो ये ओपन सोर्स। तो लोग ओपन सोर्स यूज करके टूल्स डिप्लॉयमेंट्स को AWS के ऊपर करते हैं। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर जो दोनों की नॉलेज है वो इसलिए मैटर करती है। कुछ कंपनीज आपको ऐसी मिलेंगी जो कि कहेंगी भाई हमें डेवऑप्स के ओपन सोर्स टूल्स नहीं, हमें सिर्फ AWS चाहिए। वहां पर सिर्फ आपका AWS का नॉलेज यूज होगा और कुछ यूज नहीं। लेकिन कॉन्सेप्ट यूज होंगे कि आपके पास डॉकर का कॉन्सेप्ट अगर आपको यहाँ स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर काम कर लो। अगर आपका क्यूबरनेटिस का कॉन्सेप्ट यहाँ स्ट्रांग है तो आप यहाँ काम कर लो। अगर आपको, तो इसीलिए ये डेवऑप्स ऑटोमेशन और डिप्लॉयमेंट्स कहां पर करनी है, हम AWS में सीखते हैं कि भाई हमें सर्वर कैसे क्रिएट करने हैं, हमें स्टोरेजेस कैसे क्रिएट करने हैं, हमें कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, हमें मैंने बताया था रिडंडेंसी कैसे क्रिएट करनी है, हाई अवेलेबिलिटी कैसे क्रिएट करनी है, डिजास्टर रिकवरीज कैसे क्रिएट करनी है। ये सब चीजें हम AWS में पढ़ते हैं। उनको जोड़ के जो है वो फिर हम लोग एट द एंड जो है वो कंप्लीट करते हैं अपने पूरा AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर। समझ आया जी? क्वेश्चन करते जाएं, अब क्वेश्चन सेशन ही है। अच्छा भाई, मैंने ये पूछना है कि AWS में कितने टाइप के डिप्लॉयमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं? जैसे कुछ कंपनीज होती हैं जो पूरी की पूरी लैम्डा बेस्ड एप्लीकेशन बनाती हैं, कुछ जो है सर्विस इजी टू यूज करती हैं, कुछ इलास्टिक बीनस्टैक का सारा कुछ करती हैं। तो कितने टाइप के मतलब हो सकते हैं विद इन AWS कि मैं कोई एक एप्लीकेशन बनाता हूँ जो सिर्फ ईजी टू यूज करती है, कोई जो है सिर्फ लैम्डा बेस्ड पूरी एप्लीकेशन। हाँ, AWS के अंदर ना मैंने वैसे काउंट नहीं किया, लेकिन आपने जितनी भी चीजों के नाम लिए सब कुछ अवेलेबल है। जैसा मैंने बताया कि ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं AWS के अंदर। अगर आपको कहते हैं ना वो क्या वर्ड था, मैं वर्ड भूल गया हूँ, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा। AWS की कुछ सर्विसेज होती हैं, यानी कि कोई भी अगर आपने डिप्लॉयमेंट्स करनी है सर्वर्स के ऊपर करनी है तो आप उसको मोनोलिथिक कहते हैं। सॉरी, मैं मोनोलिथिक का वर्ड भूल गया था। मोनोलिथिक एप्लीकेशंस हैं, तो उसके लिए आपको EC2 सर्वर चाहिए। आप EC2 पे चले जाएंगे, मैं आपको यहाँ पर नाम लिखता हूँ, ये वो EC2 पे बन जाएगी। अगर आपकी मोनोलिथिक नहीं है, आपको कंटेनर बेस्ड सर्विस चाहिए, तो आप ECS पे बना देंगे। अगर आपकी सर्विस जो है वो पॉड्स बेस है तो आप EKS पे बना लेंगे। अगर आपको कुछ ऐसी सर्विसेज AWS के अंदर है जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको कुछ भी मैनेज नहीं करना। एक AWS की सर्विस है, वेब के लिए बहुत यूज होती है, वो उसका मेनली मैं आपसे पर्पस बता देता हूँ। उसका पर्पस ये होता है कि आपको अगर वर्डप्रेस चाहिए ना, आपको वर्डप्रेस चाहिए, आप वहां बनी बनाई वर्डप्रेस सब कुछ पड़ी हुई है। वो EC2 के अंदर भी होता है, लेकिन वो EC2 के अलावा एक सर्विस है। उसमें क्या होता है कि आपको वर्डप्रेस चाहिए, आप वर्डप्रेस बनी बनाई मिल जाएगी, सब कुछ हुआ होगा उसके अंदर, लेटेस्ट पैकेजेस, उसके डिपेंडेंट सब कुछ इंस्टॉल है। आपने जाकर अपना कोड रखना और चलाना या थीम रखनी और चलाना, वो भी सर्विसेज अवेलेबल है। उसमें आपको कुछ काम नहीं करना पड़ता। तो इस तरह बहुत सारी सर्विसेज है, लेकिन मेरा जहाँ ख्याल है कि AWS ने कुछ नहीं छोड़ा होगा। AWS ने कोई चीज नहीं छोड़ी होगी। नहीं, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं है उसमें। AWS ने मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी लेवल की सर्विसेज नहीं छोड़ी होंगी, यानी मोनोलिथिक है या लैम्डा बेस। आपने अच्छा लैम्डा के मैंने लोगो ऐड नहीं किया था, बट आई थिंक लैम्डा शुड बी ऐड इन दिस सेशन। लैम्डा AWS की सर्विस है, थोड़ा कंफ्यूज ना होना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार जिक्र कर रहा था इसका। इसको कहते हैं सर्वरलेस सर्विस। मैं सर्वरलेस की बात करता हूँ। अब सर्वरलेस का मतलब क्या है कि आपके कुछ ऐसी कोई यूजेज है, आपका कोई ऐसा यूजेज है जिसके अंदर आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई कोड एग्जीक्यूट करना है। यानी को पाइथन का स्क्रिप्ट है, PHP का स्क्रिप्ट है, किसी भी, यानी कि आपको कोई कोड है जो कि बड़े छोटे टाइम के लिए, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए एग्जीक्यूट होता है। तो आपको कुछ ऐसे यूजेज करने हैं, तो उसके लिए आपको पूरा सर्वर चलाने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर देखो पाइथन का स्क्रिप्ट किसी सर्वर पे भी चल जाता है, लेकिन अगर वो मेरा स्क्रिप्ट जो है वो चलना ही सिर्फ 2 सेकंड के लिए है, या कुछ मिली सेकंड के लिए, या नैनो सेकंड्स के लिए है, तो उसके लिए पूरा सर्वर चलाने की क्या जरूरत है? उसके लिए मुझे EC2 चलाने की क्या जरूरत है? वो काम मेरा इतना छोटा सा है कि जिसके लिए वो सर्वर अगर चलाऊंगा, सर्वर ऑन ऑफ होने में ही कुछ 1-1 मिनट या 2-2 मिनट ले लेता है। तो मुझे उसके लिए पूरा सर्वर चलाने की जरूरत है। उसके लिए AWS ने सर्विस बनाई है सर्वरलेस। सर्वरलेस बैकएंड पे सर्वर के बगैर नहीं चलता, लेकिन AWS मैनेज करता है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसको मैनेज करने के लिए, इसलिए हम उसको सर्वरलेस कहते हैं। और AWS पायनियर है इस सर्वरलेस टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने के लिए। दुनिया में जो सर्वरलेस
टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई थी तो उसमें सबसे बड़ा जो हाथ था वो AWS का था, तो वो उस पर्पस के लिए यूज होता है। तो बहुत सारी चीजें मैं अच्छा मतलब हेलो जी 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 वसीम। हेलो अच्छा मतलब आप कह रहे हैं कि टोटल दो टाइप्स के हैं, एक सर्वर फुल और एक सर्वर लेस, इसके अलावा कोई तीसरा तो नहीं है ना? क्योंकि इलास्टिक बीनस्टैक में भी आपके सर्वर्स होते हैं, EC2 भी आपके हाँ सर्वर्स हैं, नहीं लेमडा होते, आपका एक देखिए सर्वरलेस सिस्टम। इलास्टिक बीनस्टॉक में भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सर्वर्स को मैनेज करना, लेकिन सर्वर क्योंकि हमें जो लैम्डा है उसमें हमें सर्वर भी नजर नहीं आते। यानी कि इसमें एग्जांपल ये मैं दूंगा कि यहाँ जो सर्वरलेस जो हम फंक्शन क्रिएट करते हैं ना, उसमें जो सर्वर बैकएंड पे चलता है उसमें हमें सर्वर नजर नहीं आते, यानी कि EC2 में कोई उसमें नजर नहीं आता EC2 की सर्विस में। इसमें यहाँ पर मैं अगर कंसोल में जाऊँ तो यहाँ पर EC2 के अंदर मेरे सर्वर्स आपको यहाँ नजर आएंगे कि कोई चल रहा हुआ या बंद पड़ा हुआ। लेकिन जो इलास्टिक बीनस्टॉक है या EC2 है या बाकी है उनके ऊपर देखिए सर्वर बंद पड़े हुए हैं। ये एक सर्वर बंद पड़ा हुआ है डॉकर जेंकिंस, ये मैंने ही पढ़ाया था लास्ट वीक, तो ये उसका सेशन का पड़ा हुआ है, एक स्टॉप पड़ा हुआ है, ये सर्वर नजर आ रहा है। लेकिन जो लैम्डा है उसका सर्वर यहाँ पर नजर नहीं आएगा आपको, क्योंकि वो बैकएंड पे फुल AWS मैनेज कर रहा है। लेकिन इलास्टिक बीनस्टॉक से बनने वाला सर्वर हमें नजर आता है, ECS से बनने वाले कंटेनर्स हमें नजर आते हैं, EKS से बनने वाले पॉड्स हमें मिलते हैं, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सेस और इसकी डिफरेंस, तो ये डिफरेंस जी अच्छा सर, मैंने एक सवाल पूछना था। जी सर आवाज आ रही है आपको मेरी? जी मुझे आ रही है बिल्कुल। अच्छा सर, एक तो चले ये समझ आ गई कि लिनक्स हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं AWS से कम्युनिकेट करने के लिए, कोई से भी पैकेजेस हो, डजंट मैटर, ठीक है। मैंने कहना था कि एक तो सवाल, दो सवाल है। एक सवाल ये है कि ये कोर्स करने के बाद क्या हम प्रैक्टिशनर का वो जो बिल्कुल बेसिक लेवल का एग्जाम है विदाउट एनी एक्सपीरियंस हम वो दे सकते हैं? ये एक सवाल है, उस पर रजिस्टर करवा के। दूसरा सवाल ये है कि इसके बाद जो आपका डेवऑप्स का आगे कोर्स आ रहा है, मैं वो भी आपका लेना चाह रहा हूँ। तो ये जो मैं अभी कोर्स AWS का ले रहा हूँ, ये अगले कोर्स को हेल्प करेगा मुझे एक बेहतर डेवऑप्स इंजीनियर बनने में? किस तरह करेगा ये भी मुझे बता दें प्लीज। थैंक यू। अच्छा, पहला क्वेश्चन था आपका कि क्लाउड प्रैक्टिशनर से रिलेटेड, तो क्लाउड प्रैक्टिशनर जो मेरी कोर्स कंटेंट है इसको कवर करेंगे आप इंशाल्लाह। ये कंफर्म इस तरह से मैं नहीं कहता कि पास करना या बाकी चीजें अल्लाह ताला करने वाला है। आप पढ़ लेंगे सोल्यूशन आर्किटेक्ट, आप डेवलप, आपने क्योंकि बड़ी चीज लेवल की चीज पढ़ ली है, छोटे लेवल का आपने एग्जाम देना है, यानी अपने एसोसिएट लेवल पढ़ लिया और अपने फंडामेंटल लेवल का एग्जाम देना है। जब आप पढ़ लोगे तो मैं आपको फंडामेंटल लेवल के एग्जाम से पहले 2-4 सर्विसेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। वो मैंने बताया था कि वो AWS के 5 पिलर्स हैं। अब वो 5 पिलर्स हम लोग आमतौर पर अपने सोल्यूशन आर्किटेक्ट में वो डिस्कस नहीं करते, लेकिन वो डिस्कस इस तरह से करते हैं कि हम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में डिस्कस करते हैं, हाई अवेलेबिलिटी में डिस्कस करते हैं, उनमें डिस्कस जरूर होते हैं। लेकिन वो उस डेफिनेशन की, क्योंकि जो फंडामेंटल लेवल के एग्जाम है उस पर डेफिनेशन ज्यादा है, डेफिनेशन लेवल की वो चीजें पूछते हैं। तो बहुत से पूछे कि भाई एक 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 क्वेश्चन मैंने एग्जाम दिया रिसेंटली तो मुझे याद है, आपको क्वेश्चन दे देंगे और भाई ये 5 पिलर में से ये सिनेरियो किसके ऊपर पूरा उतरता है, तो वो पूरी एक डेफिनेशन की लेवल की चीज आ जाती है। तो इसलिए वो हम लोग उसके ऊपर हम कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, हम डेफिनेशन रट्टे वाली चीज के ऊपर मैं इतना बिलीव नहीं करता, इसलिए मैंने उसको नहीं किया था। तो आप कर सकते हो, इजीली आप कर सकते हो एग्जाम, लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ 1 वीक मुझे देना पड़ेगा, 1 वीक बिफोर एग्जाम। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा 1 वीक का कहता हूँ, लेकिन आर्किटेक्ट के लिए जो है वो सोल्यूशन एसोसिएट लेवल के लिए 15 days to 20 days और क्लाउड प्रैक्टिशनर के लिए 1 वीक। तो उसके बाद आप इंशाल्लाह दे सकते हो। सेकंड आपका क्वेश्चन था कि आपके AWS पढ़ने के बाद आपको डेवऑप्स पढ़ने का बेनिफिट होगा या नहीं, तो ये बात याद रखना कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरा हर 3-4 महीने बाद जाके, क्योंकि अब ये AWS स्टार्ट होना है तो शायद 2-3 महीने मेरा डेवऑप्स स्टार्ट ना हो, फिर 2-3 महीने बाद जब मेरा डेवऑप्स चलना है तो फिर कुछ अर्से के लिए AWS, तो इसलिए ब्रेक लग जाती है। जो मेरे स्टूडेंट्स AWS पढ़ के उसमें गए हैं, ऑब्वियसली उनको बहुत बेनिफिट मिला है इस चीज का, क्योंकि उन्होंने ये सारा कुछ सीख लिया था, डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट। अब उनको ऑटोमेशन करनी है, अब उनको मसला नहीं है कि हम, क्योंकि उसमें मैं बहुत जगह पे AWS यूज कर रहा हूँ। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा होता, मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप पहले डेवऑप्स पढ़ लो। कोई पूछता कि पहले क्या पढ़ना चाहिए, मैं कहता हूँ पहले डेवऑप्स पढ़ लो या और बाद में AWS पढ़ लो, या पहले AWS पढ़ लो बाद में डेवऑप्स पढ़ लो, कुछ फर्क नहीं है, लेकिन पढ़ दोनों लो अगर आपने डेवऑप्स में प्रॉपर मूव होना है। AWS इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सी कंपनीज है जो कि सिर्फ AWS के ऊपर काम कर रही है, बहुत सारी ऐसी हैं इंटरनेशनल। मेरे कुछ एक US के क्लाइंट्स थे, सॉरी स्टूडेंट्स थे, वो कहते हैं AWS की वहां पर जॉब्स इस लेवल पे आती हैं कि आपको मैंने आपको एक सर्विस दिखाई थी, ये IAM आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, कहते हैं वहां पर आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट से रिलेटेड बनी क्या स्पेशलिस्ट समथिंग करके कोई जॉब भी है वहां पर, डेजिग्नेशंस की जॉब्स आती है, यानी कि एक एक सर्विस की जॉब भी आती है।
तो वहां पर क्योंकि उनको ये प्रॉपर चाहिए होता है कि जो बंदा इसमें बड़ा स्पेशलाइज्ड हो, जो कि मैनेज कर सके चीजों को। तो ये कंफर्म है कि आप AWS पढ़ के DevOps में जाओगे, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपने डिप्लॉयमेंट सीख ली है, आपने ऑटोमेशन सीख ली। तो अब ऑटोमेशन कैसे होगी, ऑब्वियसली वो आपको एज देगी, सो इट विल बी बेनिफिशियल। जी उस्मान भाई, जी मेरा क्वेश्चन पहला इसी से रिलेटेड था कि मैं कोई बेसिक स्पेसिफिक कुछ सर्विसेज सीख के अपने क्लाइंट्स को अपवर्क पे कुछ सर्विसेज दे सकता हूँ, यानी अभी आपने ये क्लियर कर दिया मेरा कि आप अगर फॉर एग्जांपल आपको IAM कंप्लीटली आती है, तो अमेरिका में जैसे आपने कहा कि इसकी हाँ स्पेसिफिक एक जॉब निकलती है, तो बिल्कुल। यहाँ से ऑनलाइन अपवर्क में कोई ऐसी सर्विसेज बेसिक बता दें जो मैं फुल मतलब कि हाँ घोल के पी जाऊं और मुझे आती हो, तो फिर मैं मैं आपको बताता अपवर्क हूँ, पे क्लाइंट को हैंडल मैं कर आपको सकूं। ऐसे ऐसे सिनेरियोस दूंगा। यानी कि अगर आप IAM पढ़ते हो ना, IAM के अंदर होता क्या, IAM के अंदर एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। IAM के अंदर ना असल में पॉलिसीज लिखी जाती हैं। पॉलिसीज को कोड नहीं करनी होती। AWS का ना पॉलिसी जनरेटर भी होता है, यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप करो आपको सब कुछ बन जाता है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप बना लेते हो, बड़ी इजीली बना लेते हो। अब वो पॉलिसी कंपनी आपसे पॉलिसीज लिखवाती हैं, वो आपको ये इस चीज के लिए मेक श्योर करती है कि आप इतनी अच्छी पॉलिसी लिखो कि कोई भी यूजर की को अगर आपने स्पेसिफिक कोई टारगेटेड परमिशन देनी है, सो यू कैन इजीली क्रिएट इट। और आप कोई ऐसा लूप होल ना छोड़ो कि जिससे उसकी एक्सेस जो है वो किसी और सर्विस की भी हो जाए। तो बड़ी, क्योंकि अगर आप डेडिकेटेडली इस पे काम करो तो फिर आपका जॉब यही होगी कि आपको पॉलिसीज क्रिएट करनी है, आपको यूजर्स की मैनेजमेंट करनी है, आपको ग्रुप्स की मैनेजमेंट करनी है। और अगर आप अपवर्क और फाइवर की बात करें तो ऐसी कई जॉब्स अपवर्क और फाइवर पे आती हैं कि भाई आप एक ट्रिकी सा वो यूज केस ले आएंगे और आपको कहेंगे भाई इसकी मुझे पॉलिसी लिख के दे दो, तो आप पॉलिसी लिख के दे दोगे। और पॉलिसी लिखनी कैसे होती है मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि इसमें पॉलिसी जनरेटर होता है, उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्रिएट करते हो, और एट द एंड साथ ही जैसे क्रिएट करते हो वहां पर आपको जेसन का कोड मिल जाए, आप वो कोड क्लाइंट से शेयर कर देते हो। क्लाइंट क्या करेगा, उस कोड को पकड़ के अपने अकाउंट में डालेगा, आपके पास वो सारा विजुअल एडिटर वाली चीज आ जाएगी। यानी कि आपने विजुअल एडिटर से कोड जनरेट किया, वो कोड से विजुअल एडिटर में आ जाएगा, तो वो क्रिएट हो जाती है। तो इसीलिए आपको कोडिंग की स्किल्स इतनी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको पता चल जाता है यार जेसन में कहाँ क्या चीज अपडेट करनी है, किस पैरामीटर से क्या हो रहा है, तो वो चीजें हो जाती हैं। जी जी बिल्कुल, मैंने क्रॉस अकाउंट एक्सेस मतलब इस तरह किया है ना पॉलिसीज के साथ, तो मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा था। थैंक यू। एग्जैक्टली बिल्कुल क्रॉस अकाउंट की आती है बिल्कुल। तो किसी का कोई क्वेश्चन है? और मैं था आरिफ शायद क्वेश्चन करने लगे थे मेरे ख्याल से, शायद क्या जिसका भी है क्वेश्चन कर सकते हो अली, या जिसने भी करना है प्लीज। और अगर सब निश्चय कुछ थैंक यू। मैंने क्वेश्चन कर लिया है। सो वही रिलेटेड था कि हमें सबसे पहले डेवॉप्स करना चाहिए AWS, तो आपने क्लियर कर दिया है कि इट डजंट मैटर, लेकिन ये है कि आप दोनों कर लें। सो कोई फाउंडेशन नहीं है कि पहले वो करें तो फिर उसके बाद आप वहां जा सकते हैं। सो आप AWS अभी कर लें एंड देन डेवॉप्स आपने क्लियर कर दिया। एग्जैक्टली दोनों इंपॉर्टेंट है, जी और अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो ऑब्वियसली दोनों इंपॉर्टेंट। जी सर। सर मुझे भी अच्छी अच्छा, तरह समझ आ उसके गया अलावा अगर आपके। आपसे इंडिविजुअली एक कोऑर्डिनेट करना है तो किस तरह से आपसे कोऑर्डिनेट किया जा मेरा सकता नंबर है? मैंने कुछ और लिखा अगर था, मैं क्यूरी दोबारा हो हमारे दिमाग में तो। चैट में दे देता हूँ। आप उस नंबर पे कोई भी कांटेक्ट कर सकता है, मैसेज कर दें पहले, फिर मैं कॉल पे आ जाऊंगा, फिर हम कॉल पे भी डिस्कस कर लेंगे कोई चीज नो सर मेरा एक क्वेश्चन था इशू। कि ठीक है। सर लैम्डा की हमारी डेली लाइफ में जैसे कि अभी हम यूज़ कर रहे हैं, तो लैम्डा की कितनी वर्थ है कि लैम्डा हमें आना चाहिए, कि लैम्डा की यूजेज अगर इतनी इस लेवल पे है कि हमें आना चाहिए? हाँ मैं बताता हूँ, अगर आप कोई डेवलपर हो और अगर आपको पाइथन आती है या आपको कोई भी स्पेसिफिक लैंग्वेज आती है, मैं पाइथन वालों को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। मैं बल्कि उनको कहता हूँ, मैं कई दफा कहता है ना हम आपके है कि बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत अच्छी नियम का बंदा है इतनी बार। सॉरी आपकी जो पहले ड्रम किसी का म्यूट नहीं था। ओके अच्छा, मैं ये कह रहा था कि लैम्डा की अगर आप स्पेसिफिकली भी बात करो तो मैं इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ कि हम जो एज IT पर्सन हैं जिनकी प्रोग्रामिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है ना, वो लैम्डा में आके थोड़ा सा मार खा जाते हैं। मैं खुद भी इस चीज में अपने आप को रखता हूँ, क्योंकि हम लोग अगर मुझे एक फंक्शन लिखना है, मैंने रिसेंटली लिखा भी है, मैंने रिसेंटली एक फंक्शन लिखा भी है, और जिसको मैंने शायद पाइथन के फंक्शन को लिखने के लिए ना मेरे ख्याल से मैंने 2-4 दिन लगा दिए थे, लेकिन शायद अगर कोई पाइथन डेवलपर होता तो शायद वो 1-2 घंटे में शायद कर लेता। तो बात ये कि कितने इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये कहूँगा मेरे ख्याल में एक मैं बड़ी अपने स्टूडेंट्स को एग्जांपल देता हूँ कि दुनिया में ना इस टाइम IT इंडस्ट्री में या बाकी इंडस्ट्रीज के अंदर जो पर्सन क्लाउड कंप्यूटिंग को जानता है ना, तो लोगों के दरमियान में उसको एज मिलता है कि भाई आपको क्यों क्लाउड कंप्यूटिंग आती है, डेवऑप्स आता है, आपको एज है इस चीज का और आप प्रोमिनेंट होते हो। मैं कहता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर मुझसे कोई पूछे ना कि भाई
क्लाउड कंप्यूटिंग अगर सबको आती है और उसमें मैं सेग्रीगेट करना है कि भाई सबसे अच्छी किसको आती है, तो एक तरीका ये होगा कि मैं किसी से पूछूंगा कि भाई तुम्हें लैम्डा आता है कि नहीं आता। अगर उसको लैम्डा सही से आता है ना पे काम करना, तो मैं उसको प्रोमिनेंट करूंगा, क्योंकि मैंने बताया कि हमारे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि कुछ सेकंड्स के होते हैं। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स के लिए इनेबल किया हुआ है। मेरे रात को क्लाइंट्स के कुछ सर्वर्स ऐसे होते हैं जो कि रात को उनकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि ट्रैफिक आती नहीं उसके ऊपर, या डेवलपर काम करते हैं स्टेजिंग वाले सर्वर के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक लैम्डा का फंक्शन लिखा हुआ है जो रात के टाइम, रात को 10 बजे वो सर्वर्स बंद कर देता है और सुबह 9 बजे जब उनका काम स्टार्ट होना से 8:45 वो सर्वर स्टार्ट करता है। अब ये लैम्डा का काम है, हालांकि ये काम 2 सेकंड का है, लेकिन अगर आपको क्रिएट करना आता है तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो। लैम्डा का फंक्शन क्रिएट करना मसला नहीं है, लैम्डा का फंक्शन लिखना थोड़ा सा मसला होता है। लेकिन लिख तो मैंने भी लिया, मैं बता रहा हूँ, मुझे पाइथन अभी भी नहीं सही से आती, लेकिन चीज ये कि आई एम मोटिवेटिंग यू कि यार कर सकते हो। और इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है इसकी। सर्वरलेस सिस्टम कहते हैं रेवोल्यूशनल सर्विस है इस टाइम, जिसने एक एक रेवोल्यूशन लेके आया था इस चीज में, कि जब हमारे पास फिजिकल सर्वर से लोग वर्चुअल मशीन पे गए थे, वर्चुअल मशीन से लोग कंटेनर्स पे गए थे, और अब कंटेनर से लोग सर्वरलेस पे चले गए। तो ये एक रेवोल्यूशन था। ठीक है। हेलो जी सर जी इससे तो बड़ा जबरदस्त समझ लग गई है कि लैम्डा एक यानी पूरे AWS में हम कह सकते हैं कि एक कोर चीज है जिसके बिल्कुल जरिए आप कुछ भी चीज कर सकते हैं। बिल्कुल ये डेवऑप्स के सिनेरियो में तो बहुत यानी हाई लेवल की एक कमांड है जो आपको इसके ऊपर कमांड होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज ऐड सर करूंगा वैसे कि सम टाइम ये भी होता है कि आपको पता है ना, काम करवाना आप जानते हो, आप आर्किटेक्ट हो, आपको पाइथन नहीं आती, आपको टीम मिली हुई है जिसमें डेवलपर्स भी बैठे हैं, आप उनको सिनेरियो बता के उनसे पाइथन का कोड लिखवा के अपने पास चला लो। अगर आपको नहीं भी मसला, लेकिन आपको काम आता है ना, तो आप काम करवा भी सकते हो। ठीक है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है सर इस चीज डेवऑप्स से के लिए हटके। सॉरी, पहले वसीम आप क्वेश्चन जी पूरा कर जी लें। अली बोले हैं। अच्छा अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि इस चीज से हटके है ना, कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा एक ऐसा सिनेरियो है कि मैं छोटी छोटी वीडियोस लेता हूँ, उनको मर्ज करता हूँ और फिर उनको मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है, तो मेरी कंप्यूट पावर पूरी ज़ाया हो जाती है, क्योंकि अगर मैं T2 माइक्रो यूज़ कर रहा हूँ या C4 लार्ज यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा फुल ऑक्यूपाइड हो जाता है। लेकिन ये होता है सिर्फ एक एपीआई पे, बाकी मेरी पूरी एप्लीकेशन चल रही है, 40 एपीआई से सारी की सारी चल रही है। लेकिन जब वीडियो अपलोडिंग का और मर्जिंग का आता है तो मुझे उसमें कंप्यूट पावर मेरी जीरो हो जाती है। तो इस चीज़ के लिए फिर मैं क्या करूँ? मैं कुछ एक स्पेसिफिक अपना इंस्टेंस इंक्रीज करूँ या मैं कोई और इसका हल यूज़ करूँ? हाँ, देखिए वसीम, AWS की अगर वीडियो ट्रांसकोडिंग से रिलेटेड है ना, तो AWS की सर्विस है ट्रांसकोडिंग सर्विस, AWS ट्रांसकोडर। वो आप ट्रांसकोडिंग के लिए यूज करें, यानी कि EC2 के करेगा वो, ट्रांसकोडर को होगा ट्रांसको, उसका काम ही ट्रांसकोडिंग करना है, यानी कि उसको कन्वर्ट करना डिफरेंट फॉर्मेट्स में, और आप उसके थ्रू ट्रांसकोड करके उसको S3 में रखवा लें या जहां पर भी रखवाना है, तो उससे आपकी कंप्यूट रिसोर्सेज बच जाएंगे। क्योंकि AWS EC2 का एक्चुअल में काम ये नहीं है, हम करवा तो सब कुछ लेते हैं सर्वरों से, लेकिन सर्वर्स का काम एक्चुअल में ये नहीं है। सर्वर्स का काम कंप्यूट रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है, एक चलती हुई चीज प्रोवाइड करना है। AWS की पूरी सर्विस है जो कि शायद आपको ज्यादा सस्ती भी पड़ेगी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ट्रांसकोडिंग है, आप उसके थ्रू ट्रांसकोडिंग करके काम करवा लें। दूसरा तरीका ये कि कंप्यूट रिसोर्सेज अगर आपके फुल हो जाते हैं, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अपने रिसोर्सेज अगर आपके स्पेसिफिक टाइम के लिए, तो AWS में एक ऑटो स्केलिंग में होता है शेड्यूल रिजर्व्ड इंस्टेंसेस, तो आप शेड्यूल कर लें कि जब आपका काम होना है तो आप उससे आपकी कॉस्ट भी बच जाती है, आपके रिसोर्सेज भी बच जाते हैं। या आप ऑटो स्केलिंग से भी ये चीज़ अचीव कर सकते हैं कि आप उस टाइम ऑटो स्केल कर लें, या अगर एक प्लान ऑटो स्केलिंग भी होती है कि आपको पता है कि यार इस टाइम हमने ये करना है काम, हमने ये करना ट्रांसपोर्टिंग वाला काम करना है, आपने रिसोर्सेज बढ़ा लें, ऑटो स्केल कर लें, और जब वो काम खत्म हो जाए उसको वापस जो है वो टर्मिनेट कर लें। तो डिफरेंट सिनेरियो यूज होता है, और लैम्डा के थ्रू भी काम होता है। नहीं, लैम्डा के थ्रू मुश्किल है क्योंकि 100 MB तक फाइल के हाँ हाँ, साइज चला ये जाता है लैम्डा क्या और करेगा, आपको लैम्डा पता है सिर्फ लैम्डा ट्रिगरिंग जो के है लिए वो यूज 6। करेगा, लैम्डा सिर्फ ट्रिगर करेगा, यानी अच्छा ट्रांसकोडिंग को। ठीक है, तो 100 MB की फाइल, फॉर एग्जांपल 30 MB की मेरे पास 3 फाइल्स हैं, वीडियोस हैं, मैंने मर्ज करना है, तो मर्जिंग भी ट्रांसकोडिंग में आएगी? मर्जिंग का जो काम मर्जिंग है वो भी ऐसे ट्रांसकोडिंग का कभी की लेगा? नहीं है, लेकिन वो वीडियोस उसके ट्रांसकोड तो कर देता है वो, फॉर्मेट्स क्रिएट ट्रांसपोर्ट कर किन देता है। सेंस में आप मुझे जरा एक्सप्लेन देखिए करें? फॉर्मेट तो ट्रांसपोर्ट, खैर मसला नहीं है, फॉर्मेट तो हम वहां से उसको फ्रंट एंड से भी हम उसको ठीक बाउंड है। कर देंगे कि आपकी वीडियो इस फॉर्मेट में चाहिए, उसका मसला नहीं है।
3-4 फाइल्स आई हैं वीडियो की, लेकिन उनको मर्ज करके एक फाइल बनानी है और उसको फिर अपलोड करना है, तो उसमें मेरे 8 मिनट लग जाते हैं। मैं चाहता हूँ ये कम हो जाए, 1.5 मिनट तक आ जाए, 1 मिनट तक आ जाए। तो इसलिए मैं जब इंस्टेंस का साइज इंक्रीज करता हूँ, मेरी कॉस्ट भी ज्यादा हो जाती है और उसके बाद मेरा जाया हो जाता है, क्योंकि सिर्फ एक ही एपीआई पे काम होता है, बाकी सारी एपीआई T2 माइक्रो भी चल जाती है। हाँ, अब इसमें ये कि एक तो थोड़ा-सा इसको ट्रांसपोर्टर सर्विस को भी पढ़ लो आप, उससे आपको मिल जाएगा। लेकिन ये कि AWS की ट्रांसपोर्टिंग सर्विस, वैसे तो मैं बताया था, आपने पूछा कि क्या-क्या कुछ कर लेती है उसमें, एक तो फॉर्मेटिंग का तो आप वो फंक्शन परफॉर्म करती है। थंबनेल्स क्रिएट करना और उसके साइज़ेज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना, ये आपको कम कर देती है। मर्ज वाली चीज़ अभी एग्ज़ैक्टली आई एम नॉट श्योर, लेकिन उसके लिए आप ये भी कर सकते हो कि आप कोई अच्छा सॉफ्टवेयर या अच्छी एक विंडो इंस्टेंस यूज करके उसके ऊपर भी कोई एप्लीकेशन रन कर सकते हो, यानी विंडो इंस्टेंस के थ्रू भी ये काम कर सकते हो कि आप चला रहे हो। आई एम नॉट श्योर कि आप कौन सा फारगेट के बारे में थोड़ा बता दें, क्योंकि मुझे किसी ने फारगेट का कहा था, लेकिन फारगेट का मुझे इतना नॉलेज है नहीं। अगर फारगेट में मुझे कुछ टाइम के लिए सीपीयू पावर ज्यादा हाँ मिलती है, हाँ, तब मैं ये सिर्फ वैसे उसमें। अच्छा आपने मुझे याद भी करवाया, फारगेट यूज करना। सर फारगेट जो है ना वो ये है, मैंने अभी यहाँ पर सर्विस का नाम लिया था, माउस में मैंने ECS का नाम लिया था, ECS के अंदर फारगेट आता है। ये जो मैंने पार्ट लिया ना, AWS से करता है कंटेनर्स, यानी कि उसका फारगेट का मतलब है कंटेनर्स। अब कंटेनर्स में क्या बेनिफिट होता है, कंटेनर्स आपके आपको कंप्यूट रिसोर्सेज, यानी कि आप एक कंटेनर में चलाएंगे, उस कंटेनर के बाहर वाली सर्विसेज या बाहर बाकी एप्लीकेशंस या APIs इफेक्ट नहीं होंगी, उस कंटेनर के अंदर आपके कंटेनर्स इंक्रीज हो जाएंगे। आप इसलिए ये काम कर सकते हैं, लेकिन बात ये होती है कि जो कंटेनर या ये चीजें चल रही होती हैं, ये उसी के ऊपर चल रही होती हैं, होस्ट मशीन के ऊपर। और जो फारगेट है उसका सिर्फ बेनिफिट, अगर किसी ने आपको रेकमेंड किया है, उसका बेनिफिट आपको ये मिलता है कि उसके जो इंस्टेंसेस है वो आप मैनेज नहीं कर रहे होते। मेरा जहां तक ख्याल है कि उनका कहने का मतलब था कि आप फारगेट यूज करें विद ऑटो स्केलिंग, क्योंकि ऑटो स्केलिंग में क्या होता है, फारगेट कंटेनर्स ऑटो स्केल करते हैं। कंटेनर्स जो है वो मल्टीपल मशीन्स को ऑटो स्केल कर रहे होते हैं, और वो उस टाइम के लिए जो 8 मिनट है उसके लिए आपके वो इंक्रीज होंगे, काम सारा परफॉर्म हो जाएगा, और उसके बाद वापस कंटेनर्स बंद हो जाएंगे और आपकी बिलिंग वापस आ जाएगी। तो आपको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा हाँ, फारगेट में, आपको ये ये है। बेनिफिट। जी जी जी, ये यही मुझे चाहिए था, क्योंकि सिर्फ इस एपीआई की एक कॉल पे इंक्रीज हो जाए, जो हाँ ही मेरी एपीआई खत्म हो, बाकी खत्म बिल्कुल। हो जाए। तो मैं मैंने ये, पूरी पूरी एप्लीकेशन फारगेट पे ले आऊँ, या सिर्फ हाँ बाकी चीजें T2 माइक्रो पे यूज करूँ और ये सिर्फ इस पे? ये भी कर सकते हैं, लेकिन फारगेट पे आने का बेनिफिट आपको हर तरह से मिल जाएगा, आपकी बाकी सर्विसेज भी अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि कंटेनर्स बहुत इफेक्टेड है। कंटेनर्स में ये होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन को माइक्रो सर्विसेज यानी छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेते हो, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा उसमें। और फारगेट में मैं अपना फॉर एग्जांपल जो बेसिक इंस्टेंस है वो T2 माइक्रो रख सकता हूँ? बिल्कुल असर से, इसमें ऑटो स्केलिंग भी होती है, लोड बैलेंसिंग भी इसके अंदर होती है। तो ये फॉरगेट में, और इसमें जो ECS है ना, इसकी दो टाइप्स हैं। ECS की दो टाइप्स हैं, पहली टाइप है फॉरगेट और दूसरी टाइप है EC2। मतलब क्या होता है, ECS या तो फॉरगेट पे चलेगा या EC2 पे चलेगा। फॉरगेट पे चलेगा तो AWS मैनेज कर रहा होगा एवरीथिंग, AWS, ये होती है, इसको कहते हैं फुली मैनेज, ये फुली मैनेज सर्विस है, और EC2 फुली मैनेज नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है, फॉरगेट में AWS मैनेज करता है आपके सर्वर्स को। ठीक है। ओके, देन से आई थिंक ECS पे मेरा फारगेट हाँ ठीक रहेगा, सब कुछ डाल एग्जैक्टली दूँ उसमें मैं। एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा सर, मेरा एक आखिरी सवाल इस चीज के ऊपर कि ये कोर्स लेने के बाद आपने क्या, आप एसोसिएट पढ़ाएंगे और हम लोग प्रैक्टिशनर का आराम से एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और उसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, एसोसिएट में भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, हम उसका भी एग्जाम दे सकते हैं? ये मेरा एक क्वेश्चन है। इसके साथ मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये कोर्स करने के बाद ऑब्वियसली आप हमें बताएंगे कि इन सारे जो सर्विसेज हैं इनको यूटिलाइज कैसे करना है हमने AWS के अंदर। ऑब्वियसली आप हमें दिखाएंगे करके, और हम उनको क्या प्रैक्टिस करेंगे, आप हमारे पास अकाउंट्स होंगे, मतलब क्या होएगा, किस तरह हम उसको प्रैक्टिस ठीक है। कर सकते हैं? ठीक है। अच्छा। और एक चीज और मैं छोटी सी ऐड करूंगा कि जो AWS का क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये जो अभी हम करने जा रहे हैं, इसको करने के बाद पर्टिकुलरली इसकी जॉब एज अ सोल्यूशन आर्किटेक्ट ही हमें मिलेगी आगे जाके, आफ्टर हम ये सर्टिफिकेट्स कर लें, या कौन कौन सी जॉब? क्योंकि अगर एक बंदे को फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी आई डोंट थिंक इसमें है या नहीं है, या डेवऑप्स हो गया, या फिर क्लाउड की कोई और जॉब्स होगी, कौन कौन सी जॉब्स हम अवेल कर सकते हैं इसको करने के बाद? ये मेरे जरा सवाल है। ओके, काफी सारे सवाल किए हैं मुझे। अच्छा, पहला क्वेश्चन था आपका क्लाउड प्रैक्टिशनर से रिलेटेड।
अच्छा, आपने कहा था कि क्लाउड प्रैक्टिशनर, तो मैंने कहा क्या कर सकते हो, सोल्यूशन आर्किटेक्ट क्यों नहीं कर सकते, या कर सकते हो कि नहीं। तो एक बात याद रखना कि ये जो कोर्स कंटेंट है ना, ये एक्चुअली डिजाइंड सर्टिफिकेशन के लिए ही है, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था। आप जब ये करोगे तो आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट और डेवलपर एसोसिएट में से कोई सा भी एग्जाम दे सकते हो। क्लाउड प्रैक्टिशनर तो एक समझ लो प्लस पॉइंट है आपके लिए कि आप उसको दे सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान में उसकी डिमांड इतनी नहीं है, इसलिए मैंने उसको इतना प्रायोरिटाइज किया नहीं हुआ। यानी कि मैंने बताया था, मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा इसलिए किया था, मुझे एक डिस्काउंट वाउचर चाहिए था। मैंने एक प्रोफेशनल की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने प्रोफेशनल का एग्जाम दे रहा, तो मुझे डिस्काउंट वाउचर चाहिए था, मैंने एग्जाम जल्दी से दे दिया, मेरे पास एक वाउचर आ गया अगले एग्जाम की, क्योंकि मैंने पिछले साल क्लाउड सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल का एग्जाम दिया था और शायद एक क्वेश्चन से मैं रह गया था। तो क्या नाम है, तो इसलिए मुझे पास सर डिस्काउंट कोई वाउचर है। रिक्वायरमेंट सॉरी सर, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती AWS की कि इतना एक साल का एक्सपीरियंस लो तो फिर तुम्हें हम बैठने देंगे इस एग्जाम्स के लिए? AWS मेंशन जरूर करता है लेकिन रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। मेंशन जरूर करता है, आपने शायद देखा भी था क्लाउड प्रैक्टिशनर में लिखा था 6 मंथ्स का काम किया हो, और एसोसिएट लेवल पे लिखा होगा 2 to 3 इयर्स आपने काम किया, तो वो रेकमेंड जरूर करता है लेकिन वो आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। आप कभी भी किसी भी दिन किसी भी एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हो, तो इसीलिए आपको कोई वो चेक एंड बैलेंस नहीं है इस तरह से होता। सेकंड टाइप का क्वेश्चन था कि DevOps और AWS से रिलेटेड था, मैं सारे मिक्स कर गया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि अ, अ, ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग हम सीख रहे हैं, इस तरह की काफी ज्यादा चीजों में इस्तेमाल होता है, जिस तरह साइबर सिक्योरिटी में आई थिंक हो रहा है, डेवऑप्स में हो रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग की हम बात करें तो इसके अंदर कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल होंगी कि हम लोग डेवऑप्स और साइबर सिक्योरिटी ना सीखें और ये करके हम ये जॉब्स कर सकते हैं? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत कम कंपनीज हैं। मैंने बताया शायद नॉर्थ पे है एक कंपनी, या एक दो शायद और कंपनी जो कि 100% कह सकते हैं, या चले 90% तक जो है ना वो AWS, सिर्फ AWS के ऊपर जो है उनकी जॉब्स आती हैं। ज्यादातर पाकिस्तान में जो कंपनीज हैं, वो आपको पता है पाकिस्तान में यही होता है कि हर सॉफ्टवेयर हाउस, हर कंपनी का यही होता है कि यार जिस बंदे को हम जॉब दे रहे हैं ना, इसको सब कुछ ही आता हो, इसको ये भी आता हो वो भी आता हो तो इसीलिए इस सेंस में रहते हुए हम सिर्फ AWS की जॉब्स बहुत कम है, सिर्फ AWS। आपको वो AWS डेवऑप्स मांगेंगे, डेवऑप्स की जो पोजीशन होगी ना उसके अंदर लिखा होगा कि AWS आता, हालांकि डेवऑप्स की पोजीशन मेंशन की होंगी। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आ रही है तो उसमें AWS का नॉलेज सिर्फ इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग का जरूरी है क्योंकि साइबर अब सिक्योरिटी वाली चीजें क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर बहुत इफेक्टेड है, तो अब वहां पर वो सेंस में आती है। तो इसीलिए अगर ऑनेस्टली बताऊं तो स्पेसिफिक जो जॉब ओपनिंग है पाकिस्तान में बहुत कम है, स्पेसिफिक AWS या किसी भी क्लाउड की, क्योंकि AWS सबसे प्रोमिनेंट है, बाकी तो इसीलिए किसी ना किसी के कॉम्बिनेशन के साथ जॉब्स यहाँ पर ओपन होती है, या डेवऑप्स के साथ या किसी। समझ आ गई। अब तीसरा सवाल मेरा ये था कि अब आप हमें पढ़ाएंगे ये, तो फिर ऑब्वियसली आप हमें जो सर्विसेज हैं सारी की सारी किस तरह यूज करना है, एवरी टाइम कोड या फिर फाइल डिप्लॉय कैसे करनी है, सारी चीजें आप बताएंगे। तो ये हम यहाँ पर बैठ के करेंगे या खाली हम सुनेंगे? नहीं, बताता हूँ। अब करेंगे क्या, जब सेशंस होते हैं, मेरे जितने भी सेशन होते हैं उनमें मैं यही रेकमेंड करता हूँ कि मेरी पहले थ्योरी, मेरी बात समझो, सुनो, और जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ उसको देखो। वो रिकॉर्डेड सेशन होता है, वो रिकॉर्डेड सेशन भी आप देखो। आपको अकाउंट भी AWS का जो लैब परफॉर्म करने का मैं प्रोवाइड करूंगा, मेरा अपना अकाउंट होगा जिसके ऊपर आप लोग लैब्स, आपके यूजर्स क्रिएट होंगे, आप लोग उस पर लैब परफॉर्म करोगे। पूरे बैच के दौरान जितनी भी लैब्स होंगी आप उस लैब्स को परफॉर्म करोगे ऑन माई AWS अकाउंट। आप लोग अपना भी क्रिएट कर सकते हो, मैं वो भी तरीका बताऊंगा कि आप लोग अपना कैसे क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लैब करने के लिए अकाउंट चाहिए तो ऑब्वियसली मैं वो प्रोवाइड करूंगा। आप लोग पहले देखोगे, उसके बाद आप लोग रिकॉर्डिंग से भी लैब परफॉर्म कर सकते हो, और एक सेपरेट भी होता है। कई दफा स्टूडेंट्स ये कहते भी रहे हैं शुरू में, और मैंने भी फील भी किया था कि वो पूरे 2 घंटे का सेशन देखने से बेहतर वो समझते हैं कि हमें थ्योरी समझ आ गई, हमें सिर्फ लैब परफॉर्म करनी है, तो लैब की सेपरेट रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी, जिसमें सिर्फ लैब जो मैंने करवाई थी उसका सिर्फ लैब का पार्ट उसमें मिल रहा होगा, जो कि सेपरेटली रिकॉर्डेड होगा। तो वो भी आपको मिलेगा, आप लैब्स उसको पहले समझोगे, क्योंकि असल मैं उस टाइम भी करवा सकता हूँ, लेकिन उस टाइम करवाने में एक तो टाइम बहुत वेस्ट होता है, और दूसरा ये होता है कि फिर आप लोग का कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो करने की तरफ होती है, सुनने की तरफ नहीं होती। तो फिर मैं इसलिए कहता हूँ पहले सुनो, समझो, चीजों को देखो। रिकॉर्डेड सेशन है, इसके बाद जिस तरह अभी का सेशन रिकॉर्डेड है, आप कभी भी दोबारा इसको जाके सारी चीजों को दोबारा देख सकते हो, और ये यूट्यूब पे अपलोडेड हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, ठीक है सर, मुझे ये चीज समझ आएगी, थैंक यू। सॉरी सर, मैं अगर थोड़ा ज्यादा सवाल करूं, मैं थोड़ा पर्टिकुलर बंदा हूं इसलिए कोई मसला नहीं है, सॉरी इसके सेशन लिए। थोड़ा लंबा हो गया, बाकी कोई मसला नहीं है। बिल्कुल सॉरी। अच्छा सर, जो एसोसिएट एग्जाम है
ये कोर्स करने के बाद मैं डायरेक्ट एसोसिएट एग्जाम दे सकता हूँ, मुझे फाउंडेशन उसका देने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं है ना? नहीं है, आप दे सकते हो। और सिर्फ मैंने बताया कि मेरी कोर्स कंप्लीशन के बाद मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से 15 दिन कहता हूँ कि साथ ही हमेशा मेरा वर्ड होता है कि एग्जाम प्रिपरेशन के आफ्टर 15 डेज जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्हीं 15 दिन के अंदर दे दो। अदरवाइज लोग मेरे 150 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 32 हैं जो सर्टिफाइड है। उसका ये मतलब नहीं कि बाकियों ने फेल हो गए या क्या, उन्होंने एग्जाम दिया ही। मैं वो वही कहता हूँ कि यार उसी एक फ्लो में चल रहे होते हो, सीख रहे होते हो, उसी दौरान एग्जाम दे दो। बाद में लोग देते हैं, कई लोग हैं दे देते हैं, लेकिन उस दौरान आपके लिए इजी होता है। बाद में फिर आप सुस्ती करते हो। और पाकिस्तान में इतनी डिमांड नहीं है, सर्टिफिकेशन इस तरह से कोई चेक नहीं करता, लेकिन आपको एक प्लस पॉइंट जरूर मिलता है। लेकिन अगर आपने नहीं किया, आपके पास नॉलेज है, तो नॉलेज बेस का कुछ और मिलता है। ठीक है। अच्छा सर, इसके ये करने के बाद डेवलपर का हम देंगे या फिर हम सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का देंगे? अगर हम डेवऑप्स जाना चाह रहे हैं तो डेवलपर का? अब तो मैं सॉल्यूशन आर्किटेक्ट ज्यादा रेकमेंड करता हूँ। बेशक आप डेवऑप्स जा रहे हो, फिर भी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का ही दो। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, एग्जैक्टली। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है भाइयों, किसी का क्वेश्चन है क्वेश्चन कर लो, अदरवाइज हम सेशन खत्म करते हैं, काफी लंबा हो गया। और मैं सब यही चाहता था कि आप लोग के क्वेश्चन ज्यादा क्लियर हो। असल जो पर्पस था सेशन का वो मोटिवेशन था, और आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराना था कि AWS या क्लाउड कंप्यूटिंग में जंप इन कर सकता है, कोई भी कर सकता है, और इजीली कर सकता है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप जो है वो किस बैकग्राउंड से हैं, लेकिन अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आप कर सकते हैं। और इस टाइम डिमांड भी है ये मार्केट की। सबसे ज्यादा जॉब्स साइबर सिक्योरिटी की, डेवऑप्स की, AWS क्लाउड कंप्यूटिंग की, इसकी जॉब्स बहुत ज्यादा है। सो थैंक यू सो मच। सेशन खत्म करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो अभी चैट में दे दो, उस्मान सर, उसके बाद फिर हम हेलो। आगे